मेनू more दिखाओ। episode उपन्यास subscribe ऑनलाइन के पूरा novels पढ़ें। हिंदी उपन्यास channel। बिल। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 471 9 पूंछ फॉक्स कोर आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 471 9 पूंछ फॉक्स कोर आए। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 471 9 पूंछ फॉक्स कोर आए। बोली की प्रक्रिया चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और एक दृढ़ स्वर में कहा गया, 1,400,000 शाही सोने के सिक्के। कमरे में सन्नाटा छा गया। बोली की आवाज़ पूरे कक्ष में गूंज रही थी। कई मेहमानों ने आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि इतनी बड़ी राशि उनकी पहुंच से बाहर थी। यह एक बड़ी दौलत थी, खासकर पहली मंजिल पर रहने वालों के लिए, जिनके पास शक्तिशाली गुटों का समर्थन नहीं था। कमरे में झिझक को महसूस करते हुए सकुरा ने अपनी आंखें भीड़ पर धीरे धीरे घुमाईं। उसके होंठ एक आकर्षक मुस्कान में बदल गए। उसकी आवाज़ में मधुर प्रलोभन टपक रहा था। उसने पुकारा, क्या कोई और है, मेरे प्यारे मेहमान, जो इस शानदार बोली को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी है? उसने रुककर अपने शब्दों को हवा में रहने दिया। उसकी आंखों में एक मोहक चमक थी। यह मूनशेड हर्ब, एक दुर्लभ वस्तु जो चांद के दुलार के नीचे नृत्य करती है, अपने योग्य स्वामी की प्रतीक्षा कर रही है। इसका दावा कौन करेगा? वहां सन्नाटा छा गया। दर्शक उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध थे, फिर भी उसकी ऊंची बोली को पूरा करने में असमर्थ थे। कोई प्रतिक्रिया न देखकर सकुरा की मुस्कान और बढ़ गई और उसकी आवाज़ में बधाई का भाव आ गया, जिसमें थोड़ी चंचलता भी थी। आह, ऐसा लगता है कि हमें अपना विजेता मिल गया है। प्रिय महोदय, मूनशेड हर्ब जीतने के लिए बधाई। आपकी समझदारी वाकई सराहनीय है। उसने एक सौम्य, सुंदर झुकाव दिया। उसका रूप लालित्य की तस्वीर जैसा था। फिर उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। उसने आगे कहा, अब प्रिय अतिथियों, मुझे हमारी अगली पेशकश के साथ आपको लुभाने की अनुमति दें। एक खजाना जो निश्चित रूप से आपके दिलों को झकझोर देगा और आपकी गहरी इच्छाओं को जगा देगा। उसके शब्द, चिढ़ाने वाले और उत्तेजक, केवल भौतिक खजाने से अधिक का वादा करते थे, और भीड़ ने खुद को आगे की ओर झुका हुआ पाया, उसके आकर्षण में फंसकर प्रदर्शन पर अगली वस्तु के लिए तैयार। सकुरा का प्रदर्शन शान और कामुकता का एक बेहतरीन मिश्रण था, जिसने मेहमानों को बांधे रखा और माहौल में उत्साह और प्रलोभन का मिश्रण भर दिया। मंच पर उनकी मौजूदगी सिर्फ नीलाम की जा रही वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव था, जिसने दर्शकों को संतुष्ट किया और उन्हें और अधिक देखने की लालसा भी जगाए। 9 पूंछ वाली लोमड़ी का कोर एक आलीशान ढंग से तैयार किए गए डिस्प्ले केस के अंदर रखा हुआ था, जिस पर गहरे मखमल का बिस्तर लगा हुआ था। यह एक ऐसा नज़ारा था जो आत्मा को आकर्षित करता हुआ प्रतीत होता था, एक कलाकृति जो प्राचीन जादू और अलौकिक सुंदरता से ओतप्रोत थी। कोर अपने आप में एक आकर्षक गोला था, जो लगभग एक मानव मुट्ठी के आकार का था, जिसमें एक मंत्रमुग्ध करने वाली इंद्रधनुषी चमक थी। पन्ना, नीलम और उग्र नारंगी के घूमते हुए रंग इसकी गहराई में नाच रहे थे, जिससे रंगों का एक हमेशा बदलता बहुरूपदर्शक बन रहा था। सतह चिकनी और छूने में ठंडी थी, फिर भी यह एक आंतरिक गर्मी से धड़कती हुई लग रही थी, जैसे कि पौराणिक 9 पूंछ वाली लोमड़ी का जीवनसार अभी भी इसके भीतर रहता है। कोर के भीतर क्रिस्टलीय ऊर्जा के नाजुक धागे समाहित थे, जो इसके मूल वाहक की 9 पूंछों की तरह घुमावदार और आपस में जुड़े हुए थे। ये चमकदार तने अपने आप ही हिलते हुए प्रतीत होते थे, जटिल छाया और प्रतिबिंब बनाते थे जो आंखों पर जादू करते थे। जब बारीकी से देखा जाता है तो इसकी गहराई में धुंधली छवियां और भ्रम दिखाई देते हैं, जो दूसरी दुनिया के परिदृश्यों और रहस्यमय क्षेत्रों की आकर्षक झलकियां हैं। कोर के चारों ओर शिलालेख थे, प्राचीन रून जो सटीकता से उकेरे गए थे, मंत्रों और जादू का विवरण देते थे। वे ज्ञान, चालाकी और प्रलोभन की बात करते थे, वही गुण जिनके लिए 9 पूंछ वाली लोमड़ी प्रसिद्ध थी। ये शिलालेख एक अदृश्य शक्ति से गूंजते हुए प्रतीत होते थे, जो कोर की स्पंदनशील ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते थे। 9 पूंछ वाली लोमड़ी का कोर सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, ये किंवदंती का एक जीवित टुकड़ा था, मिथक का एक टुकड़ा जो जीवित हो गया था। कमरे में इसकी उपस्थिति लगभग दूसरी दुनिया जैसी थी, जैसे कि एक प्राचीन, रहस्यमय दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया गया हो, जिससे मेहमानों को अज्ञात में झांकने का मौका मिल गया हो। इससे निकलने वाली आभा मनमोहक और मादक दोनों थी, जो शारीरिक आकर्षण से परे एक आकर्षण की भावना से भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि यह किसी की आकर्षण तकनीक और भ्रम की महारत को बढ़ाता है, लेकिन इसके कार्य का केवल वर्णन करना अन्याय होगा। इसका मूल कला, जादू और रहस्य का संयोजन था, एक खजाना जो शक्ति का वादा करता था और अनकहे रहस्यों की फुसफुसाहट करता था। पूरे कमरे को अपनी ओर आकर्षित करने वाले आकर्षण के साथ सकुरा ने 9 टेल फॉक्स के कोर वाले डिस्प्ले केस के पास शालीनता से कदम रखा। जब उसने मंत्रमुग्ध दर्शकों को देखा तो उसकी आंखों में एक आकर्षक चमक थी। अपने होठों पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने आइटम का वर्णन करना शुरू किया। उसकी आवाज़ एक मधुर धुन की तरह थी जो भीड़ को झंकृत कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवियों और सज्जनों, यहाँ हमारे पास किंवदंती और इच्छा की एक कलाकृति है। देखिए, 9 पूंछ वाली लोमड़ी का कोर, एक खजाना जो शक्ति, सुंदरता और आकर्षण का वादा करता है। उसकी उंगलियां कांच को कोमलता से सहला रही थीं, जो चमकते हुए गोले के करीब था। आप देख रहे हैं कि यह कैसे नाचता और चमकता है न? बिल्कुल चांदनी आसमान के नीचे लोमड़ी के मनमोहक नृत्य की तरह।
उसने अपनी आवाज़ में आकर्षण भरते हुए कहा, ये कोर एक शीर्ष 5वें क्रम के जादुई जानवर का है, लेकिन इसका मूल्य सिर्फ इसकी दुर्लभता या शक्ति में नहीं है। अरे नहीं, प्यारे मेहमानों, ये कोर आपके लिए क्या कर सकता है, यह इस पर निर्भर करता है। उसकी नज़र हर व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से टिकी हुई थी, गुप्त सुख और छिपी हुई संभावनाओं का वादा कर रही थी। लोमड़ी उनके अस्तित्व के साथ विलीन हो रही है, रॉयल फॉक्स ब्लडलाइन को जागृत कर रही है। एक विकास, एक परिवर्तन, शक्ति और अनुग्रह का प्रलोभन। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो एक कित्स्यून फॉक्स लोक का एक सदस्य इस कोर का उपभोग कर रहा है। पौराणिक 9 पूंछ वाले फॉक्स का सार उनके अस्तित्व के साथ विलीन हो रहा है, रॉयल फॉक्स ब्लडलाइन को जागृत कर रहा है। एक विकास, एक परिवर्तन, शक्ति और अनुग्रह का प्रलोभन। उसने शब्दों को हवा में लटका दिया, जिससे भीड़ को लुभाने वाली छवि का आनंद लेने का मौका मिला। और जो लोग आकर्षण तकनीकों और भ्रम की महारत में कुशल हैं, उनके लिए ये कोर अंधेरे में प्रेमी की फुसफुसाहट की तरह है, जो बढ़ाता है, छेड़ता है और अधिक वादा करता है। उसकी आंखें शरारती ढंग से चमक उठीं। कौन ऐसी मोहक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहेगा? नियंत्रित करने के लिए, मोहित करने के लिए, ध्यान और इच्छा को जीतने के लिए। कमरे में सन्नाटा था, हर शब्द पर सबकी निगाहें लगी हुई थीं, दिल के आकर्षण और उसे पेश करने वाली महिला में खोया हुआ। यहाँ तक कि आदित्य, जो आमतौर पर शांत रहता था, खुद को उसके जादू में डूबा हुआ पाया। वह उस वस्तु के और करीब झुकी, उसकी आवाज़ एक अंतरंग बड़बड़ाहट में बदल गई, और चलो खेती के लाभों को न भूलें। किसी की क्षमताओं में गारंटीकृत वृद्धि, महानता के मार्ग पर एक छलांग। उसने ऊपर देखा, उसकी गहरी नीली आंखें रहस्य और आकर्षण का वादा कर रही थीं। आप में से कौन इस खजाने को अपने हाथों में लेगा, इसकी शक्ति को अपनाएगा और किंवदंती के साथ एक हो जाएगा? इन शब्दों के साथ नीलामी घर में उन्मादी बोलियां शुरू हो गईं। हर व्यक्ति इच्छा, लालच और 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कोर के मादक वादे से प्रेरित था। सकुरा की प्रस्तुति प्रलोभन और प्रलोभन का एक शानदार नृत्य था, और मेहमान उसके नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए तैयार थे। आदित्य की आंखें चमकती हुई 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कोर पर टिकी हुई थी, उसका मन भविष्य की संभावनाओं और सपनों से भरा हुआ था। कोर एक चमकता हुआ तमाशा था, रंगों और रहस्यमय आभा का एक सुंदर मिश्रण जो उसे शक्ति, आकर्षण और वृद्धि का वादा करते हुए बुला रहा था। तीसरी मंजिल पर आलीशान वीआईपी कमरे में आराम से बैठे हुए आदित्य विचारों में खोया हुआ था। इस कोर के लिए उसके दिमाग में जो व्यक्ति था वह एम्बर थी, जो उसका 5वां जनरल था और स्टारिन साम्राज्य की सेना के 5वें डिवीजन का कप्तान था। एक उच्च पद की कित्स्यून, उसने पहले ही अपने रॉयल फॉक्स ब्लडलाइन को जगा दिया था। ये कोर उसके लिए एकदम सही मैच होगा। आदित्य के मन में अंबर की छवियां नाचने लगी, उसकी शक्तियां बढ़ गईं, उसके भ्रम और भी सम्मोहक हो गए, उसका सार विकसित हो गया। इस कोर के साथ वह और भी अधिक दुर्जय शक्ति बन जाएगी। उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और उसका वंश एक और छलांग आगे बढ़ा सकता है। यह विचार रोमांचक था, यहाँ तक कि लुभावना भी। वह विचारों में इतना खो गया था कि उसे जूलिया की कोमल आवाज़ का पता ही नहीं चला, जो उसकी कल्पना को तोड़ रही थी। आदित्य, क्या तुम इस वस्तु के लिए बोली लगाने जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। आदित्य ने जूलिया की ओर देखा, उसके विचार अभी भी कोर की क्षमता पर टिके हुए थे। उसने बस सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसके शब्द अनावश्यक थे, उसका इरादा स्पष्ट था। लारा, जो उसके दूसरी तरफ बैठी थी, ने उसकी गहन एकाग्रता को समझ लिया। तुम्हारी इतनी दिलचस्पी होना वाकई बहुत खास बात होगी, उसने कहा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा भरी हुई थी। आदित्य की आंखें नर्म हो गईं जब वह उसकी ओर मुड़ा। यह एम्बर के लिए एकदम सही है। वह मजबूत है, प्रतिभाशाली है, और यह कोर उसे और भी शक्तिशाली बना सकता है। यह उसे अपने वंश को और भी विकसित करने में मदद कर सकता है। उसकी आवाज़ दृढ़ विश्वास से भरी थी, एम्बर की क्षमता में उसका विश्वास अटूट था। कमरे में उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी, हवा में एक उन्मादी ऊर्जा थी। मेहमान आगे की ओर झुके हुए थे, उनके चेहरे उत्साह से लाल थे, उनकी आंखें चमकती हुई 9 पूंछ वाली लोमड़ी की कोर पर टिकी हुई थी, जिसे सकुरा ने बहुत ही खूबसूरती से पकड़ रखा था। मनमोहक शालीनता के साथ सकुरा आगे बढ़ी, उसका फिगर ऊपर लगे जादुई झूमरों की कोमल चमक से निखरकर सामने आया। उसकी पोशाक, जो सफ़ेद रंग की एक आकर्षक छाया थी, उसके कर्व से चिपकी हुई थी, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। जब वह अपने सम्मानित मेहमानों को देख रही थी तो उसकी आंखों में शरारती चमक थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस आइटम ने उनके अंदर किस तरह की इच्छा जगाई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, देवियों और सज्जनों, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में आकर्षण था। अब समय आ गया है कि आप अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करें। इस 9 पूंछ वाली लोमड़ी का सार केवल एक खजाना नहीं है, यह एक सपना है, भीतर की शक्ति को खोलने की कुंजी है, एक प्रलोभन है जो आत्मा को पुकारता है। उसके शब्द सुनने वालों के कानों में एक दुलार, एक फुसफुसाहट थे। उसके हाथ कोर के चारों ओर नाजुक ढंग से नाच रहे थे, उंगलियां उसकी रूपरेखा को इस तरह से खींच रही थीं मानो चिढ़ा रही हों और अधिक का वादा कर रही हों। हम 1000,000 शाही सोने के सिक्कों से बोली लगाना शुरू करेंगे, और मुझे आग्रह करना चाहिए कि वृद्धि 100,000 सोने के सिक्कों से कम न हो। क्या हम शुरू करें, मेरे प्यारे? उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोली लगाने की जंग को भड़का दिया। कमरे में उन्माद का माहौल छा गया।
10 लाख, 1 लाख, एक दृढ़ और उत्सुक आवाज आई। 1.5 मिलियन शाही सोने के सिक्के, एक और ने कहा, जिससे तनाव बढ़ गया। बोलियां तेजी से बढ़ीं, आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, हर आवाज पिछली से ज्यादा हताश थी। संख्याएं आसमान छूती गईं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गईं जो पिछली नीलामी में कभी नहीं देखी गई थी। 3 मिलियन शाही सोने के सिक्के, 3.2 मिलियन, 3.9 मिलियन शाही सोने के सिक्के, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7, 8 मिलियन। सकुरा की आंखें खुशी से नाच रही थीं, उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में खुल रहे थे। वह बोलियों की लय के साथ झूम रही थी, उसका शरीर एक धुन की तरह हिल रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था, मोहक था। मेहमान मंत्रमुग्ध थे, न केवल दिल से बल्कि उसकी उपस्थिति से भी। ये शानदार है न? उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ नर्म और अंतरंग थी, जैसे कोई रहस्य साझा कर रही हो। जुनून, इच्छा, शक्ति और सुंदरता के लिए विशुद्ध भूख, यह मादक है। उसके शब्द सिर्फ आमंत्रण से ज्यादा थे, वे एक प्रलोभन थे, एक चुनौती। कमरा ऊर्जा से भरा हुआ था और सकुरा वह ज्वाला थी जो उसे ईंधन दे रही थी, उसका सार प्रलोभन और शक्ति का नृत्य था। जैसे जैसे बोलियां बढ़ती गईं, सकुरा की मुस्कान बढ़ती गई, उसकी आंखें सफलता से चमक उठीं। 9 पूंछ वाली लोमड़ी का कोर एक खजाने से कहीं ज्यादा था, यह एक सनसनी थी और वह इसकी मालकिन थी, जो मेहमानों को इच्छा और महत्वाकांक्षा के खेल के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही थी, जहां दांव ऊंचे थे और पुरस्कार उससे भी ज्यादा थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 472 9 पूंछ फॉक्स कोर 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 472 9 पूंछ फॉक्स कोर 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीलामी की तीव्रता बढ़ती ही गई क्योंकि कोर की कीमत 15 मिलियन शाही सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। बोलियों की तेज वृद्धि ने एक जोशीला माहौल बना दिया, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और प्रत्याशा से खून खौल उठा। जब कीमत 150 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर उस चौंका देने वाले निशान पर पहुंची, तो पहली मंजिल से उत्साह कम हो गया और कमरे में उत्साह की एक और अधिक खामोशी छा गई। दुष्ट किसानों, व्यापारियों और बिना शाही समर्थन वाले व्यक्तियों की उम्मीदें धराशायी हो गईं। वे केवल देख सकते थे, उनके सपने उनकी उंगलियों से फिसल रहे थे क्योंकि कीमत उनकी पहुंच से बाहर हो गई थी। अब लड़ाई दूसरी मंजिल के अधिक संपन्न कुलीनों और तीसरी मंजिल के उच्च पदस्थ VIP अतिथियों के बीच थी, जो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग थे। दूसरी मंजिल से एक रईस, जिसका दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था, ने बहादुरी से अपनी बोली बढ़ाई। 20 मिलियन शाही सोने के सिक्के, उसने पुकारा, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। ये राशि उसकी पूरे साल की कमाई का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन वह क्षमता, अवसर देख सकता था जो कोरुस के सबसे मजबूत कित्स्यून अधीनस्थ के लिए ला सकता था। उसका मन विजय और सफलता के सपनों से भरा हुआ था, अपने अधीनस्थ की शक्ति और प्रभुत्व की ओर बढ़ने की कल्पना कर रहा था। उसने उस विस्मय और सम्मान की कल्पना की जो इस तरह के परिवर्तन के साथ आएगा, वह प्रतिष्ठा जो उसे और उसके परिवार को मिलेगी। जुआ बहुत बड़ा था, लेकिन पुरस्कार लुभावने थे। लेकिन ये सपना अल्पकालिक था। 25 मिलियन शाही सोने के सिक्के। तीसरी मंजिल से एक शांत आवाज सुनाई दी, जिसने रईस की आशा को नाजुक कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। रईस का चेहरा राख जैसा हो गया, उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। वह निराशा के बोझ को अपने ऊपर हावी होता हुआ महसूस कर सकता था, एक असहायता की भावना जिसने उसके पेट में गांठें बना दीं। उसकी आंखें, जो कभी दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं, अब एक उदास भाव लिए हुए थीं, यह एहसास कि वह कभी भी तीसरी मंजिल के सम्राटों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उसके चारों ओर कमरे में सन्नाटा छा गया था। तनाव स्पष्ट था क्योंकि हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। अन्य रईसों ने देखा, उनकी आंखों में सहानुभूति और समझ थी। वे भी हार के कड़वे स्वाद को जानते थे, अधूरे सपनों की क्रूर वास्तविकता को। नीलामी सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक नृत्य था, महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच एक नाजुक संतुलन, जहां उम्मीदें बहुत ऊंची थीं और सपने चूर चूर हो रहे थे। और इस नृत्य में हर कोई विजेता नहीं हो सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सकुरा ने मूड में आए बदलाव को भांपते हुए उस रईस की तरफ देखा, उसकी आंखें नर्म लेकिन दृढ़ थीं। वह खेल को अच्छी तरह जानती थी, जोखिम और पुरस्कार, जुनून और निराशा को समझती थी। वह इंतजार करती रही, उसके चेहरे पर सहानुभूति और चुनौती का मिश्रण था। वह जानती थी कि नीलामी खत्म नहीं हुई है, नृत्य जारी रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए संगीत पहले ही बंद हो चुका था, जो हो सकता था उसकी केवल प्रतिध्वनि छोड़ रहा था। नीलामी का नाटक उस समय चरम पर पहुंच गया जब मुपिया साम्राज्य के सम्राट, जो कुलीन वर्ग के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ने अपनी बोली और इरादे की घोषणा की। 30 मिलियन शाही सोने के सिक्के। प्रिय साथी सम्राटों, मैं मुपिया साम्राज्य का सम्राट हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे कुछ दिखाएंगे और मुझे यह वस्तु प्राप्त करने की अनुमति देंगे।
मुझे वास्तव में इस खजाने की आवश्यकता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, उसकी पहचान और सम्मान के लिए उसके अनुरोध का भार हवा में भारी हो गया। आदित्य ने यह दृश्य देखकर भौहें चढ़ा लीं। मुपिया सम्राट का नाटक दिलचस्प था, लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह भोलापन था। आखिरकार तीसरी मंजिल सम्राटों और क्राउन प्रिंस से भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक का अपना गौरव और महत्वाकांक्षाएं थीं। उसका नाम और उपाधि अन्यत्र महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इस नीलामी घर में वे सभी समान थे। सन्नाटा दूसरे सम्राट की तिरस्कार भरी खर्राटों से टूटा, उसकी आवाज़ में तिरस्कार की भावना थी। इस नीलामी घर में चेहरा दिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास बोली लगाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो पीछे हट जाएं। दूसरों पर दबाव डालने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल न करें। 40 मिलियन शाही सोने के सिक्के। ऐसा लग रहा था कि कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोक कर बैठे थे और सभी की निगाहें मुपिया सम्राट की ओर लगी हुई थीं, जो उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। माहौल में उत्सुकता और तनाव का माहौल था। हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि इच्छाशक्ति की लड़ाई चल रही है। मुपिया सम्राट का चेहरा लाल हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह गुस्से में भड़क उठेगा। लेकिन उसने खुद को नियंत्रित रखा, ये समझ कि वह बराबरी के लोगों से भरे कमरे में है, उसके ऊपर एक कठोर सच्चाई की तरह हावी हो गई। चीखना या भड़कना उसे मूर्ख ही बनाएगा, और वह ये जानता था। आदित्य मुपिया सम्राट की आंखों में संघर्ष देख सकता था, गर्व और व्यावहारिकता का टकराव। नीलामी एक तरह का खेल था, लेकिन ये चरित्र की परीक्षा भी थी, एक व्यक्ति की हिम्मत का माप। उस कमरे में देश के सबसे शक्तिशाली लोगों से घिरे हुए किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान दांव पर लगा हुआ था। एक गलत कदम, एक गलत विचार, और आप बोली युद्ध से कहीं अधिक खो सकते थे। आप अपना सम्मान, गरिमा खो सकते थे। सकुरा ने उस पल की तीव्रता को समझते हुए अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा, हालांकि उसकी आंखों में खेल की गतिशीलता की एक अव्यक्त समझ थी। वह जानती थी कि इन खतरनाक पानी में कैसे चलना है, शक्ति और इच्छा के नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखना है। जूलिया, जो आदित्य को करीब से देख रही थी, उसे अच्छी तरह पता था कि बोली लगाने की जंग में उसने एक भी कदम नहीं उठाया था। उत्सुकता भरी जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया और वह और करीब झुक गई। उसकी आवाज़ में अनिश्चितता थी। आदित्य, क्या तुम इस वस्तु के लिए बोली नहीं लगाओगे? मुझे लगा कि तुम इसे एम्बर के लिए चाहते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य उसकी ओर मुड़ा, उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कोर की ओर देखा, उसकी आंखें विचारमग्न थीं, उसका दिमाग स्पष्ट रूप से स्थिति पर काम कर रहा था। मैंने अब तक इंतजार किया क्योंकि मुझे पता था कि यह बोली युद्ध तीसरी मंजिल के वीआईपी मेहमानों के बीच एक दौड़ बन जाएगा। इसलिए शुरू से ही इस बोली युद्ध में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं जा रहा हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। उसके शब्द स्पष्ट और दृढ़ थे, और नीलामी घर में गूंज उठे। 50 मिलियन रॉयल गोल्ड सिक्के। कमरे में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तीसरी मंजिल पर बैठे सम्राटों ने चौंक कर देखा, उनके चेहरों पर विस्मय और अविश्वास का मिश्रण दिखाई दे रहा था। पिछले साल नीलामी की सबसे कीमती और भव्य वस्तु भी लगभग 49 मिलियन में बिकी थी, और यहाँ आदित्य था जिसने सभी को आसानी से 50 मिलियन में पीछे छोड़ दिया। सकुरा की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, फिर वह अपने पेशेवर संयम में लौट आए। 50 मिलियन ही है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उत्साह की एक झलक थी। क्या हमारे पास कोई और बोली है? कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य की बोली का महत्व मेहमानों पर एक भारी कंबल की तरह छा गया। यह एक साहसिक कदम था, इरादे का एक बयान था, और इसने अपना वांछित प्रभाव हासिल कर लिया था। अन्य बोली लगाने वाले क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, उनकी अपनी गणनाएं और रणनीतियां अस्त व्यस्त हो गईं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य पीछे की ओर झुका, उसका चेहरा भावशून्य था, उसकी आंखें 9 पूंछ वाली लोमड़ी के कोर पर थीं। लेकिन जूलिया उसकी आंखों में संतुष्टि देख सकती थी, वह शांत आत्मविश्वास जो एक खेल को अच्छी तरह से खेलने से आता है। उसने अपनी चाल चल दी थी, और अब ये दूसरों पर निर्भर था कि वे जवाब दें। कमरे में तनाव साफ देखा जा सकता था, प्रत्याशा और अनिश्चितता का एक तना हुआ तार। बोली लगाई जा चुकी थी, चुनौती पेश की जा चुकी थी। अब सवाल यह था कि कौन इसका सामना करने की हिम्मत करेगा। किसके पास आदित्य के साथ टक्कर लेने की हिम्मत और संसाधन होंगे? एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने अभी अभी खेल को ऐसे स्तर पर खेलने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की थी जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। सन्नाटा गहराता गया। हर सेकंड आदित्य की उस पल की महारत का प्रमाण था। घड़ी की हर टिक दांव और जोखिम, पुरस्कार और नुकसान की याद दिला रही थी। और जैसे जैसे सेकंड मिनटों में बदलते गए, ये स्पष्ट हो गया कि आदित्य का जुआ सफल हो गया था। उसकी साहसिक और निर्णायक बोली ने दिन जीत लिया था। नीलामी घर में हलचल और बढ़ गई क्योंकि सभी की नज़रें आदित्य पर टिकी थीं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और आश्चर्य साफ झलक रहा था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 9 टेल फॉक्स कोर पर न केवल 50 मिलियन शाही सोने के सिक्के खर्च किए थे, बल्कि ऐसा उसने इतनी बेपरवाही से किया था कि वह दिलचस्प और रहस्यमय दोनों था। और यह सब बिना किसी संकेत के कि वह कौन हो सकता है। जूलिया और लारा जैसी 2 खूबसूरत महिलाओं से घिरे आदित्य एक पहेली की तरह थे, एक पहेली जिसे सुलझाना जरूरी था।
हर कोई देख सकता था कि वह एक वीआईपी स्वीट में बैठे थे, जो दर्शाता था कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर भी कोई उन्हें पहचान नहीं पाया और इससे उनका आकर्षण और बढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य के बगल वाले वीआईपी कमरे में टेरा रीजेंसी साम्राज्य के राजकुमार थॉमस अपने विचारों में खोए हुए थे। उनकी नज़रें जूलिया और लारा पर टिकी हुई थीं। जब से उसने पहली बार उन पर नज़र डाली थी, तब से वह उनकी सुंदरता और शालीनता के जाल में फंस गया था। थॉमस अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसके दिमाग में संभावनाओं और योजनाओं के बारे में विचार चल रहे थे। वह जानता था कि आदित्य निश्चित रूप से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का होगा जो इतनी बड़ी रकम कमा सकता है और उसके साथ ऐसी सुंदर महिलाएं भी होंगी। लेकिन थॉमस एक क्राउन प्रिंस था और वह आसानी से विचलित नहीं होने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने आप से कहा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। भले ही वह किसी साम्राज्य का सम्राट हो, मैं इस नीलामी के समाप्त होने के बाद इन दो महान सुंदरियों को उससे छीन लूंगा। उनके अंगरक्षक ने झुककर धीमी और सतर्क आवाज में कहा, महाराज, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? हम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते। वह जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। थॉमस ने अपनी चिंताएं दूर कर दी। उसने मन बना लिया, शक्तिशाली हो या न हो, वह सिर्फ एक इंसान है और मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ। मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ। ये सुनकर उसके दो अंगरक्षक एक बार फिर असहाय महसूस करने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे को असहाय नज़रों से देखा। महामहिम वास्तव में भोले थे। बचपन से ही उन्हें लगभग सभी ने लाड़ प्यार दिया है। वे बड़े होकर भोले और बहुत घमंडी बन गए। दूसरे वीआईपी कमरे में नूह की नज़रें पारदर्शी शीशे के जरिए आदित्य पर टिकी थी, जो उन्हें अलग कर रहा था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई और उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा साला है। उसके शब्द प्रशंसा और सम्मान से भरे हुए थे और वह ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़े होने पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस बीच नीलामी के मंच पर सकुरा को आदित्य, जूलिया और लारा की पहचान के बारे में जानकारी मिल गई थी। वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गई। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ड्रैगन सम्राट खुद यहाँ था और उसने अभी अभी एक असाधारण बोली लगाई थी। सकुरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। यह एक ऐसा पल था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। वह जानती थी कि उसे इस पल को शालीनता के साथ संभालना है और उसने भीड़ को संबोधित करते हुए अपने होठों पर एक कामुक मुस्कान बिखेरी। प्रिय सम्मानित अतिथिगण, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में प्रलोभन था। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 9 पूंछ वाली फॉक्स कोर को किसी और ने नहीं बल्कि शानदार ड्रैगन सम्राट ने जीता है। वह प्रभाव के लिए रुकी, अपनी आंखें आदित्य के वीआईपी स्वीट पर टिकाए रखी। उसकी मुस्कान गहरी होती गई। इस्तारिन साम्राज्य के सम्राट को बधाई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। सांसों, फुसफुसाहटों और विस्मय की कोलाहलपूर्ण ध्वनि। पहली मंजिल पर बैठे लोगों ने इतनी तेजी से अपना सिर घुमाया कि ऐसा लगा जैसे वे किसी किंवदंती को जीवित होते हुए देखने की कोशिश कर रहे हों। पारदर्शी कांच के माध्यम से वे आदित्य को देख सकते थे और वे अचंभित थे। मुझे नहीं पता था कि यह युवक ड्रैगन सम्राट है। यह विचार पहली मंजिल पर मौजूद सभी लोगों के मन में गूंज रहा था। दूसरी मंजिल पर मौजूद रईस भी कम हैरान नहीं थे। उनके चेहरे अविश्वास से पीले पड़ गए थे। तीसरी मंजिल के कमरों में बैठे विभिन्न साम्राज्यों के सम्राट और युवराज आदित्य को आश्चर्य से देखते रहे। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सभी मंत्रमुग्ध थे। सकुरा की मधुर और कामुक आवाज़ शोर को चीरती हुई आई। मुझे कहना चाहिए, महाराज, आपकी उपस्थिति ने हमारी विनम्र नीलामी में उत्साह का एक अतिरिक्त स्पर्श जोड़ दिया है। मुझे आशा है कि यह उत्तम खजाना आपकी अच्छी सेवा करेगा और यह आपको वह सारी खुशी और शक्ति प्रदान करेगा जो आप चाहते हैं। उसके शब्दों में एक आकर्षक वादा भरा हुआ था। उसकी आंखें आदित्य से मिली हुई थीं। उसकी निगाहों में आमंत्रण का भाव था। वह एक खतरनाक खेल खेल रही थी। ड्रैगन सम्राट के साथ छेड़खानी कर रही थी, लेकिन वह अपने तत्व में थी और वह हर पल का आनंद ले रही थी। आदित्य ने बस एक छोटी सी सिर हिलाकर जवाब दिया। उस क्षण नीलामी केवल खजाने खरीदने और बेचने की जगह नहीं थी। ये सपनों और कल्पनाओं का एक रंगमंच था और इस सब के केंद्र में आदित्य, ड्रैगन सम्राट था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कमरे में सभी का ध्यान आकर्षित किया था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 473 बोनस 473 नीलामी जारी है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम बोनस 473 नीलामी जारी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एहसास भीड़ पर वज्रपात की तरह हुआ। कमरे में एक बड़बड़ाहट गूंजी जो सच्चाई के सामने आने के साथ साथ और भी तेज होती गई। ड्रैगन सम्राट के बगल में बैठी बैंगनी बालों वाली महिला कोई और नहीं बल्कि कीमिया की प्रसिद्ध देवी थी।
लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे बिंदुओं को जोड़ रहे थे। हम इसे पहले कैसे नहीं देख पाए, उन्होंने सोचा, विस्मय और शर्मिंदगी का मिश्रण महसूस करते हुए। कीमिया की प्रसिद्ध देवी स्वयं यहाँ हैं, हमारी आंखों के सामने। कमरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, हर किसी का ध्यान अब कीमिया की देवी जूलिया और आदित्य के दूसरी तरफ बैठी उतनी ही खूबसूरत महिला पर था। हवा में उत्साह और श्रद्धा का मिश्रण था। सकुरा भी उस पल के आकर्षण से अछूती नहीं थी। उसने जूलिया को अपनी आंखों में प्रशंसा भरी निगाहों से देखा, ये जानते हुए कि वह महानता की उपस्थिति में थी। जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज़ में सच्चा सम्मान भरा होता था। देवियों और सज्जनों, उसने कहा, उसकी आवाज़ में आश्चर्य का भाव था, आज रात हम सचमुच धन्य हैं कि हमारे बीच न केवल ड्रैगन सम्राट बल्कि स्वयं कीमिया की देवी भी मौजूद हैं। यह एक यादगार रात है। इस बीच अगले कमरे में थॉमस को एक भयानक एहसास हो रहा था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसकी मूर्खता का पूरा भार उस पर टूट पड़ा था। वह ड्रैगन सम्राट की महिलाओं को लेने के बारे में सोच रहा था, और अब उसे पता चल गया था कि वह आग से खेल रहा था। ड्रिप, उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें लुढ़क गईं, हर एक बूंद उसके डर का सबूत थी। उसे पता था कि उसने लगभग एक घातक गलती कर दी थी। अगर उसने अपनी इच्छाओं पर काम करने की हिम्मत की होती तो वह न केवल अपनी जान गंवा देता बल्कि स्टारिन साम्राज्य के साथ युद्ध भी छेड़ देता। एक ऐसा युद्ध जिसे जीतने का उसके साम्राज्य के पास कोई मौका नहीं था। उसका मन विनाश के दृश्यों से भरा हुआ था, उसके परिवार का कत्लेआम, उसका साम्राज्य बर्बाद हो जाना, ये सब उसकी लापरवाह इच्छा के कारण था। उसने फिर से आदित्य की ओर देखा, उसकी आंखों में उस आदमी की शक्ति और उसके द्वारा प्रस्तुत खतरे की नई समझ भर गई। मैं मूर्ख था, उसने सोचा, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। मैंने लगभग गलत व्यक्ति के साथ गड़बड़ कर दी थी। ड्रैगन सम्राट, साम्राज्यों का कब्रिस्तान, मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, कमज़ोर और पराजित महसूस कर रहा था। उसकी महिमा और विजय के सपने राख हो गए थे, और वह जानता था कि वह एक आपदा से बाल बाल बच गया था। कमरा उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था, अन्य मेहमानों की आवाज़ें पृष्ठभूमि में फीकी पड़ रही थीं क्योंकि वह अपने डर और शर्म से ग्रस्त था। वह जानता था कि वह इस रात को कभी नहीं भूल पाएगा, एक रात जब वह अपनी मूर्खता से आमने सामने आया था और उसे ड्रैगन सम्राट की असली ताकत का एहसास हुआ था। एक रात जब उसने एक सबक सीखा था जिसे वह अपने जीवन भर अपने साथ रखेगा। एक रात जब उसने खुद कीमिया की देवी को देखा था और उसकी सुंदरता और कृपा से अभिभूत हो गया था। एक रात जब उसे एहसास हुआ था कि वह वास्तव में चीज़ों की भव्य योजना में कितना छोटा और महत्वहीन था। पर्दों के अचानक बंद होने से सभी का ध्यान आकर्षित हुआ, आदित्य की ओर से एक मौन लेकिन दृढ़ कथन की वह गोपनीयता चाहता है। कमरे में समझदारी की एक बड़बड़ाहट फैल गई, साथ ही कुछ जानकार मुस्कुराहटें भी। आदित्य ने न केवल अपनी शक्ति और धन बल्कि अपने आसपास की खूबसूरत महिलाओं पर अपना अधिकार भी साबित कर दिया था। वीआईपी रूम के अंदर आदित्य ने जूलिया और लारा की तरफ देखा, उसकी आंखें नर्म हो गईं। महिलाओं ने उसे देखकर मुस्कुराया, उनकी आंखें विश्वास और गर्मजोशी से चमक रही थीं। उन्होंने उसकी सुरक्षात्मकता की सराहना की, उसके कार्यों से सुरक्षित और पोषित महसूस किया। मंच पर सकुरा ने माहौल में बदलाव महसूस किया। उसकी पेशेवर प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया और वह जानती थी कि उसे मेहमानों का ध्यान दूसरी ओर मोड़ना होगा। उसकी आंखों में शरारती चमक थी क्योंकि उसने अपने आकर्षण और आकर्षण का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था। देवियों और सज्जनों, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में प्रलोभन की भावना थी। जब वह अगली चीज़ पेश करने के लिए मुड़ी तो उसका शरीर सुंदर ढंग से लहरा रहा था, उसकी टाइट फिटिंग ड्रेस ने उसके शरीर के कर्व्स को और उभार दिया था। मुझे पता है कि आप सभी हमारे पिछले आइटम और ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों की उपस्थिति से रोमांचित हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह एक पल के लिए रुकी, उसकी आंखें दर्शकों पर घूम रही थीं, उसकी मुस्कान खुशी और आनंद का वादा कर रही थी। मेरे पास आपके लिए अगला खजाना कुछ असाधारण है, कुछ ऐसा जो आपको शक्ति और आनंद के सार के करीब ला सकता है। उसका हाथ एक कांच के डिब्बे में घुस गया, उसकी उंगलियां तकिए पर टिकी हुई थीं और वह उसे सहला रही थी, अपनी जानबूझकर की गई हरकतों से दर्शकों को चिढ़ा रही थी। आध्यात्मिक सार कुंड को देखो। उसने शीशी निकाली, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, उसकी आवाज़ लालसा से भरी हुई थी। संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत, एक अमृत जो आपकी साधना के आधार को बढ़ा सकता है और आपके आनंद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें मेहमानों से मिल रही थीं, उसकी मुस्कान दुष्ट और आमंत्रित करने वाली थी। तुम में से कौन इस शक्ति को अपनाने की हिम्मत रखता है? कौन इतना बहादुर है कि इस वर्जित आनंद को चख सके? कौन इस खजाने पर कब्जा करेगा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा? उसके शब्द हवा में लहरा रहे थे, वादे और इच्छा से भरे हुए। कमरे में सन्नाटा था, मेहमान उसके जादू में फंस गए थे, उनके दिमाग में शक्ति और परमानंद की छवियां भर गई थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीलामी जारी रही, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब उत्साह में खतरे और कामुकता का रंग भर गया था, शक्ति और आनंद के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। सकुरा अपने मिशन में सफल रही थी, उसने अपने आकर्षण और कौशल से मेहमानों को मोहित कर लिया था,
एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसे व्यवसाय में सबसे बेहतरीन मेज़बानों में से एक माना जाता है। वीआईपी कक्ष के अंदर आदित्य, जूलिया और लारा पूरी कार्यवाही को दिलचस्पी से देख रहे थे। वे माहौल में हो रहे बदलाव से वाकिफ थे, लेकिन उससे अप्रभावित थे। अपनी आंखों में चमक और शरारती मुस्कान के साथ सकुरा आगे झुकी। जब वह बोली तो उसकी आवाज़ में आकर्षण झलक रहा था। देवियों और सज्जनों, हमारे पास जो कुछ है वह सिर्फ एक खजाना नहीं बल्कि एक लुभावना आनंद है। इस मोहक आध्यात्मिक सारपूल की बोली 5 लाख शाही सोने के सिक्कों से शुरू होगी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लगभग फुसफुसाहट में, लेकिन पीछे मत हटो, आपकी बोली 50,000 शाही सोने के सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। आप में से कौन इतना बहादुर है कि इस आनंद को घर ले जा सके? उसके शब्द दर्शकों के कानों को छूते हुए और उनके मन में लालसा की एक लकीर छोड़ते हुए दुलार की तरह थे। पूरे कमरे में उत्साह की लहर दौड़ गई और बोलियां शुरू हो गईं। 10 लाख, एक आवाज़ आई जो प्रत्याशा से लगभग कांप रही थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। 2 मिलियन, एक और ने कहा, जिससे तनाव बढ़ गया। 2.5 मिलियन, एक और साहसी आवाज़ भी शामिल हो गई। तीसरी मंजिल पर बैठे वीआईपी मेहमान भी इस आइटम के आकर्षण में आ गए। उनकी आवाज़ें बाकी लोगों के साथ मिल गईं और हर कोई आनंद का एक अव्यक्त वादा कर रहा था। हालांकि नूह और आदित्य चुप रहे और नाटक को देखने में संतुष्ट रहे। दृश्य विद्युतीय था और वे अपने सामने चल रहे इच्छा के नृत्य से मोहित हो गए। क्राउन प्रिंस थॉमस अब खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज़ में उत्साह और ज़रूरत का मिश्रण था। 10 मिलियन। सकुरा की आंखें उसकी आंखों से मिलीं और उसकी आवाज़ रेशम की तरह थी जब उसने उसकी बोली स्वीकार की। ओह महाराज, इतनी शानदार खुशी के लिए इतनी उदार पेशकश। क्या कोई इससे भी ज्यादा की हिम्मत कर सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। कमरा तनाव से भरा हुआ था। बोलियां बढ़ती जा रही थीं, हर एक बोलियां एक मीठी यातना थी, लालसा और तृप्ति का नृत्य। अंत में बोली 19.9 मिलियन शाही सोने के सिक्कों पर अपने चरम पर पहुंच गई। ये वस्तु दूसरी मंजिल से एक रईस ने जीती। सकुरा की आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। उसके शब्द एक वादा थे, बधाई हो आपका अनुग्रह आध्यात्मिक सारपूल जीतने पर। आदित्य अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था और अभी अभी नीलाम हुए आध्यात्मिक सारपूल पर एक उदासीन नजर डाल रहा था। जूलिया, उसकी मंगेतर और भावी पत्नी, उसके बगल में शान से बैठी थी। वह खुद कीमिया की देवी थी। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि आदित्य की इस वस्तु में रुचि न होने का क्या कारण है। वह इस खजाने के प्रभावों को आसानी से दोहरा सकती थी और उसकी साधना की गोलियां कहीं ज्यादा मूल्यवान और शक्तिशाली थीं। वह इतनी तुच्छ चीज के लिए क्यों परेशान होगा? आदित्य के दूसरी तरफ बैठी लारा भी प्रभावित नहीं दिखी। उसने जूलिया को एक जानकार नज़र से देखा। उसकी आंखों में भी वही समझ झलक रही थी। वे सभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत से कहीं ज्यादा थे। नीलामी जारी रही और मेजबान सकुरा ने एक से बढ़कर एक रोमांचक खजाने और दुर्लभ वस्तुएं निकाली, जिनमें से प्रत्येक के साथ उसका मोहक वर्णन और आकर्षक आवाज़ थी। फिर भी आदित्य अविचलित रहा। वह जूलिया की ओर झुका, उसकी आवाज़ धीमी और सहज थी। तो मुस्तीन सितारा रकबाली कलाकृति के बारे में क्या सोचती हो? जूलिया की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने जवाब दिया, प्रिय, आप अपनी नींद में 4 सितारा कलाकृति बना सकते हैं। आप ऐसी चीज़ पर नज़र भी क्यों डालेंगे? आदित्य ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मेरी जान, मैं बस ये सुनना चाहता था कि तुम क्या कह रही हो। लारा भी हंसी में शामिल हो गई। उसकी आंखें खुशी से नाच रही थीं। और उस सुनहरे रंग के ड्रैगन के बारे में क्या? मुझे लगा कि तुम उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लोगी। आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और उसने अपने हाथ की जांच करने का नाटक किया। ठीक है, आप जानते हैं, मेरे अपने गहरे लाल रंग के तराजू लगभग 100,000 गुना बेहतर और दुर्लभ हैं। एक साधारण ड्रैगन स्केल मेरे लिए सड़क पर एक कंकड़ की तरह है। वे सब एक साथ हंसे। उनकी साझा समझ ने एक ऐसा बंधन बनाया जिससे उन्हें लगा कि कमरे में वे अकेले लोग हैं। उनके इर्द गिर्द नीलामी जारी रही, बोलियां लगाई गईं, खजाने जीते गए, लेकिन आदित्य और उसके साथियों के लिए ये सब सिर्फ पृष्ठभूमि का शोर था। उनके सामने प्रदर्शित की गई वस्तुएं वास्तव में वहां उपस्थित अधिकांश लोगों के लिए दुर्लभ और मूल्यवान थीं, लेकिन आदित्य के लिए वे महत्वहीन थीं। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नीलामी आंक इतना लंबा होगा। मूल रूप से यह सिर्फ 2 या 3 अध्यायों के साथ समाप्त होने वाला था, लेकिन ये लगभग 10 अध्यायों का आंक बन गया। माफ करें अगर यह आंक आपकी रुचि खो रहा है या आपको बोर कर रहा है। इस आंक को 1 या 2 और अध्यायों या शायद 3 अध्यायों के साथ समाप्त होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं प्रत्येक अध्याय में कितने शब्द लिखता हूँ। यह 1800 जोड़ शब्दों का अध्याय है। मैं इसे 2000 जोड़ शब्दों का अध्याय बनाने की कोशिश करूंगा। बोनस अध्याय। आज 5 अध्याय जारी करने की योजना थी, लेकिन मेरा इंटरनेट बंद हो गया। मैं केबल ठीक करने में व्यस्त था। कल देखते हैं कि मैं 5 अध्याय जारी कर पाता हूं या नहीं। उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा। उंगलियां पार। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।
मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 474 नीला चंद्र फूल जड़ी बूटी आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 474 नीला चंद्र फूल जड़ी बूटी आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीलामी एक जीवंत कार्यक्रम था जो घंटों तक चला, तनाव और उत्साह से भरा हुआ था। दर्शकों के सामने खजाने और दुर्लभ वस्तुओं की परेड की गई, जिससे मेहमानों के बीच बोली लगाने की होड़ मच गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान आदित्य की दिलचस्पी कुछ चुनिंदा वस्तुओं, खजानों में थी, जो उसकी नज़र में आए और जो उसके भविष्य के कलाकृति शिल्प प्रयासों के लिए उपयोगी साबित होंगे। उसने लगभग 189 मिलियन शाही सोने के सिक्के खर्च किए, जो कि 1 बिलियन से अधिक नियमित सोने के सिक्कों के बराबर था। यह एक चौंका देने वाली राशि थी, जिसे उपस्थित अन्य सम्राट भी उचित तैयारी के बिना आसानी से नहीं दे सकते थे। लेकिन आदित्य इस नीलामी में बिना तैयारी के सुबह सुबह जूलिया के अनुरोध पर सनक में आ गया था। लारा ने संख्याओं को बढ़ते हुए देखा और बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की ओर देखा। तुम सच में पैसे खर्च करना जानते हो, है ना? 1 अरब से अधिक सोने के सिक्के। आदित्य ने अपनी कुर्सी पर आराम से झुकते हुए हंसते हुए कहा, खैर, ये सब एक अच्छे उद्देश्य के लिए है। ये खजाने काम आएंगे। जूलिया ने चंचलता से कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं, और इसके अलावा इस्टारिन साम्राज्य के सम्राट के लिए 1 अरब सोने के सिक्के क्या मायने रखते हैं? आदित्य ने उसकी ओर आंख मारते हुए कहा, बिल्कुल, हमारे पास पर्याप्त से अधिक है। इस अनौपचारिक बातचीत में इस्टारिन साम्राज्य की असली संपत्ति का पता नहीं चल पाया, जो वहां मौजूद किसी भी अन्य साम्राज्य से कहीं अधिक समृद्ध था। लेकिन ये केवल साम्राज्य का आकार या विशाल संसाधन ही नहीं थे जिन्होंने आदित्य को इतना अमीर बनाया। यह उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी रणनीतिक योजना, उनके स्मार्ट निवेश विकल्प और उनके क्षेत्रों में फैली विकास परियोजनाएं थीं। उनके पास एक ऐसा व्यापारिक कौशल था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और उससे भी कम लोग इसे समझते थे। साम्राज्य द्वारा हर साल अर्जित अरबों करों पर निर्भर न होते हुए भी आदित्य की निजी संपत्ति बहुत ज्यादा थी, जिसे उनके स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रखा गया था। वे बातचीत करते रहे और हंसते रहे, नीलामी, वस्तुओं और यहाँ तक कि कुछ अन्य मेहमानों के बारे में जानकारी साझा करते रहे। समय बीतता गया और जल्द ही नीलामी समाप्त हो गई। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, आदित्य ने जूलिया और लारा की ओर देखा। उसकी आवाज़ में सच्चा स्नेह भरा हुआ था। ये दिन बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ने भी उतना ही आनंद लिया होगा जितना मैंने लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे दोनों मुस्कुराए, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और जूलिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हम हमेशा तुम्हारे साथ अपना समय बिताने का आनंद लेते हैं, और ऐसा हर दिन नहीं होता कि हम तुम्हें 1 अरब सोने के सिक्के खर्च करते हुए देखें। वे सभी हंसे। साझा अनुभव ने उन्हें और भी करीब ला दिया। नीलामी भले ही खजानों और दुर्लभ वस्तुओं से भरी हुई थी, लेकिन आदित्य के लिए असली खजाना उसके बगल में खड़ी 2 अविश्वसनीय महिलाएं थीं। आदित्य सिर्फ एक सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक नवोन्मेषक, एक दूरदर्शी थे जिन्होंने पृथ्वी से अपने अद्वितीय ज्ञान का उपयोग करके इस दुनिया में कुछ नया और आश्चर्यजनक बनाया। पारदर्शी कांच। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने लोगों के जीने के तरीके को बदल दिया, उनके दैनिक जीवन में आधुनिकता और लालित्य का स्पर्श जोड़ा। महंगे क्रिस्टल के विपरीत जो कभी पारदर्शिता के लिए एकमात्र विकल्प थे, आदित्य का ग्लास किफ़ायती था, जिससे यह अमीर और मध्यम वर्ग दोनों के लिए सुलभ था। इंजीनियरिंग का यह नया चमत्कार सिर्फ एक विलासिता की वस्तु नहीं थी, ये परिष्कार और स्थिति का प्रतीक बन गया। महाद्वीप के हर कोने से लोग आदित्य के ग्लास की तलाश में थे, अपने घरों, व्यवसायों और महलों को इस स्पष्ट और चमकदार सामग्री से सजाने के लिए उत्सुक थे। देश भर के शहरों और कस्बों में खिड़कियां इस नए पारदर्शी आश्चर्य से जगमगा उठीं। दुकानदारों ने अपने सामान को चमचमाते कांच के केसों के पीछे प्रदर्शित किया। कुलीन वर्ग के लोग नाजुक कांच के प्यालों से शराब पीते थे। यहाँ तक कि साधारण परिवारों को भी कांच के साधारण आभूषणों और सजावट में आनंद मिलता था। आदित्य के गिलास की मांग बहुत ज्यादा थी और जल्द ही पैसे आने लगे। उसके खजाने में अरबों डॉलर के सोने के सिक्के भर गए। ये दौलत सिर्फ उसके आविष्कार से ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में उसकी जीत से भी अर्जित हुई। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को लूटने से लेकर इकोनेक्सस साम्राज्य के सम्राट लुकास को हराने तक, और यहाँ तक कि पिछले युद्ध के दौरान अन्य गिरे हुए साम्राज्यों से लूटे गए माल तक, आदित्य की दौलत की कोई सीमा नहीं थी। उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उसे अपने शाही खजाने के विशाल भंडार को छूने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी स्टोरेज रिंग में जमा धन ही उसकी शानदार जीवन शैली और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त था। फिर भी अपनी अपार संपत्ति के बावजूद आदित्य अपनी जमीन पर ही बने रहे। उन्होंने अपने लोगों, विकास और अपने साम्राज्य के भविष्य में निवेश करना जारी रखा। कांच उनकी सरलता और दूरदर्शी सोच का एक उदाहरण मात्र था। हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम किया जहां हर कोई, अमीर या गरीब, प्रगति और नवाचार के फल का आनंद ले सके। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी, आकर्षक परिचारिका सकुरा ने दुर्लभ खजाने पेश करना जारी रखा, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने प्रत्येक नई वस्तु का अनावरण किया तो माहौल उत्सुकता से भर गया। हालांकि नीलामी का एक विशेष खंड वास्तव में असाधारण चीज के लिए समर्पित था, जिसने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया।
देवियों और सज्जनों, अब हम सच्ची दुर्लभता और रहस्यमय आश्चर्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैं जो वस्तुएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वे न केवल मूल्यवान हैं, वे दुर्लभता का प्रतीक हैं, जिन्हें देश भर के महानतम कीमियागर, चिकित्सक और जादूगर चाहते हैं, सकुरा ने कहा। उसकी आवाज़ में आकर्षण था। मुझे मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियों से परिचित कराने की अनुमति दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सकुरा की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने नाजुक ढंग से एजियोर मूनफ्लावर वाले कांच के केस को उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी का ध्यान जड़ी बूटी की अलौकिक सुंदरता की ओर गया। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ कोमल और मंत्रमुग्ध करने वाली थी, मानो वह प्राचीन काल की कोई कहानी सुना रही हो। देवियों और सज्जनों, सुंदर नीला चंद्र फूल देखकर अपनी आंखें तृप्त करें। प्रकृति का एक चमत्कार। ये जड़ी बूटी ऐसी है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी पंखुड़ियां रेशम की तरह मुलायम और रात के सबसे साफ आसमान की तरह नीली हैं, जो एक आंतरिक प्रकाश से झिलमिलाती हैं जो नृत्य और क्रीड़ा करती हुई प्रतीत होती है। तना एक नाजुक चांदी का रंग है जो सुंदर ढंग से मुड़ता है, और पत्तियों पर ठंड की हल्की सी झलक है। ऐसा लगता है जैसे चांद का सार इस असाधारण फूल में कैद हो गया है और उसे अपने में समेट लिया है। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए जब सकुरा ने आगे कहा, लेकिन नीला चंद्र फूल केवल सुंदरता की चीज़ नहीं है, ये रहस्यमय शक्ति का खजाना है। पूर्णिमा की रोशनी में हर शताब्दी में केवल एक बार खिलने वाला ये फूल अपनी पंखुड़ियों में चंद्रमा की ही उपचारात्मक ऊर्जा रखता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके रस की एक बूंद सबसे गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकती है, टूटी हड्डियों को जोड़ सकती है और यहाँ तक कि मौत के कगार पर खड़े लोगों को भी पुनर्जीवित कर सकती है। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसमें रहस्य का भाव भर गया। एजियोर मूनफ्लावर का इतिहास किंवदंतियों और लोककथाओं में डूबा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में सम्राटों और जादूगरनियों का जिक्र है जो जीवन को लंबा करने और अपनी जादुई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस जड़ी बूटी की तलाश करते थे। वनस्पति जगत के इस दुर्लभ रत्न को पाने की चाह में युद्ध लड़े गए हैं और साम्राज्यों का पतन हुआ है। जब सकुरा ने कहा, आज आपके पास इस दिव्य आश्चर्य, प्रकृति के इस चमत्कार को प्राप्त करने का अवसर है, तो कमरा विस्मय की भावना से भर गया। नीला चंद्र फूल केवल एक जड़ी बूटी नहीं है, यह आशा, उपचार और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य की नज़र जूलिया पर पड़ी। उसकी आंखों में एक सवालिया नज़र थी। उसने मन ही मन पूछा कि क्या यही वो चीज़ है जिसकी उसे ज़रूरत थी। जूलिया ने गंभीरता से सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और गंभीरता थी। मैं कई महीनों से लारा के लिए इलाज खोजने की कोशिश कर रही हूँ, उसने आदित्य को बताया। उसकी आवाज़ में दृढ़ संकल्प था। इसके साथ मैं उसकी रहस्यमय बीमारी का स्थायी इलाज बनाने के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगी। आदित्य अचंभित रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जूलिया लारा की खातिर यहाँ आई है। उसके निस्वार्थ कार्य पर उसका दिल गर्व से भर गया। इस बीच आदित्य के बगल में बैठी लारा को गले में गांठ महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जूलिया उसके लिए क्या कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बड़ी बहन के प्यार और समर्पण से वह शब्दों से परे हो गई। यह एक दुर्लभ 3 घंटे की लंबी डेट थी जिसे जूलिया ने आदित्य के साथ अकेले बिताया। फिर भी उसके साथ अपने कीमती समय का आनंद लेने के बजाय वह यहाँ इस नीलामी में थी, अपनी सारी ऊर्जा एक जड़ी बूटी हासिल करने पर केंद्रित कर रही थी जो उसे ठीक कर सकती थी। इससे पहले कि लारा अपना आभार व्यक्त करने के लिए शब्द खोज पाती, जूलिया ने उसे एक जानकार मुस्कान दी जो गर्मजोशी और समझ से भरी थी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो कह रही थी, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लारा का दिल भावनाओं से भर गया, उनके बंधन की गहराई से अभिभूत। देवियों और सज्जनों, सकुरा की आवाज़ ने उस पल को तोड़ दिया और उन्हें नीलामी में वापस ले आया। इस दुर्लभ जड़ी बूटी की बोली 50,000 मिलियन शाही सोने के सिक्कों से शुरू होगी। हर बार जब बोली लगाई जाती है तो ये 10,000 मिलियन शाही सोने के सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया की आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प भर गया क्योंकि वह आगे की बोली युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। बोली युद्ध शुरू हो जाए, सकुरा ने जोर से घोषणा की। जब सकुरा ने एकत्रित भीड़ को एजियोर मूनफ्लावर जड़ी बूटी दिखाई तो कमरे में उत्साह का माहौल छा गया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र रेशमी कुशन पर खूबसूरती से सजाई गई इस नाजुक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जड़ी बूटी पर पड़ी, जिससे सभी की सांसें रुक गईं। यह एक अलौकिक सुंदरता की चीज़ थी। इसकी नीली पंखुड़ियाँ एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं और इसकी पत्तियाँ चांद की कोमल चमक की तरह चमक रही थीं। इसकी खुशबू हल्की लेकिन मनमोहक थी, जो कमरे को एक ऐसी खुशबू से भर रही थी जो सुखदायक और स्फूर्तिदायक दोनों थी। नीला चांद का फूल अनमोल से भी बढ़कर था। यह एक ऐसा खजाना था जिसे हर कोई चाहता था। ये धन, शक्ति और दुर्लभता का प्रतीक था। हर कोई उस जड़ी बूटी को अपने लिए चाहता था। उनकी आंखें लालच और जुनून से चमक रही थीं और उनके हाथ बोली लगाने की इच्छा से फड़क रहे थे। लेकिन अपने दिल की गहराई में वे सभी जानते थे कि अंत में केवल उनमें से सबसे अमीर व्यक्ति के पास ही इस असाधारण जड़ी बूटी को जीतने का मौका होगा। बोली शुरू हुई और संख्या बढ़ने लगी। 60 मिलियन, पहली बोली आई और एक आत्मविश्वास से भरी आवाज़ गूंजी। 70 मिलियन, एक अन्य आवाज़ ने उत्तर दिया। स्वर में उत्साह का भाव था। 80,
किसी और ने कहा। अगली बोली लगने से पहले ही यह शब्द बोला गया था। 90 मिलियन, एक आवाज़ सुनाई दी और उत्सुकता बढ़ती गई। 100 मिलियन, एक और बोली आई। अब कमरे में आवाज़ों का उन्माद फैल गया, प्रत्येक आवाज़ दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। एजी और मूनफ्लावर की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ रही थी, हर बीतते सेकंड के साथ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। कमरे में तनाव साफ देखा जा सकता था, बोलियां लगातार बढ़ती जा रही थीं और उत्साह लगभग मूर्त रूप ले रहा था। 110 मिलियन, एक नई आवाज़ इस लड़ाई में शामिल हुई। 130 मिलियन, तुरंत जवाब आया। 150 मिलियन, किसी ने चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज़ में उत्सुकता और हताशा दोनों झलक रही थी। कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में हलचल मची हुई थी, जो उत्सुक बोली लगाने वालों की आवाज़ों, कपड़ों की सरसराहट और सिक्कों की खनक से भरा हुआ था। और इन सब के बीच में था नीला चांद का फूल, शांत और सुंदर, अपने आसपास की अराजकता से अछूता, अपने नए घर की तलाश में। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 475 नीला चंद्रफूल जड़ी बूटी 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 475 एजी और मूनफ्लावर हर्ब 2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य चुप रहा और चौकन्ना रहा, जबकि उसके इर्द गिर्द एजी और मूनफ्लावर हर्ब के लिए बोली लगाने की जंग जारी थी। वह बोली के शुरुआती चरणों में भाग नहीं लेना चाहता था, ताकि किसी भी तरह की हताशा से बचा जा सके। आदित्य को इस बात का पूरा एहसास था कि अगर उसने बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई तो कोई उसकी हताशा का फ़ायदा उठाकर जड़ी बूटी की कीमत बढ़ा सकता है। वह आश्वस्त और धैर्यवान था, उसे अच्छी तरह पता था कि कीमत 200 मिलियन से ज़्यादा या 400 मिलियन के निशान तक पहुंचने की संभावना है। कीमत उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी, रणनीति ही मायने रखती थी। कमरा उत्साह से गूंजता रहा। 190 मिलियन, दूसरी मंजिल से एक आवाज़ आई, स्वर में दृढ़ता झलक रही थी। 200, एक और आवाज़ सुनाई दी, संख्या गोल और महत्वपूर्ण थी। जैसे ही कीमत 200 मिलियन के निशान पर पहुंची, कुछ खास हुआ। बोली लगाने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी। नीलामी घर में सभी मेहमानों के लिए एक खास नियम था। पहली मंजिल पर बैठे लोग केवल 100 मिलियन तक की बोली लगा सकते थे और इससे ज़्यादा एक सिक्का भी नहीं। दूसरी मंजिल पर बैठे मेहमानों की बोली 200 मिलियन तक सीमित थी। केवल तीसरी मंजिल पर बैठे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों यानी VIP मेहमानों की बोली की कोई सीमा नहीं थी। ये नियम मेहमानों को किसी खजाने की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाने से रोकने के लिए लागू किया गया था, भले ही उनका इसे खरीदने का कोई वास्तविक इरादा न हो। इस तरह की हरकतें बहुत आम हो गई थीं और नीलामी घर को उन्हें रोकने के लिए उपाय करने की ज़रूरत थी। ये निष्पक्षता और व्यवस्था का मामला था। अगर किसी के पास पर्याप्त पैसा है और वह ऊंची बोली लगाने की आज़ादी चाहता है तो उसे VIP सीट खरीदनी होगी और तीसरी मंजिल का मेहमान बनना होगा। ऐसा लग रहा था कि कमरे में सांस रुक गई है, क्योंकि अधिकांश बोलीदाताओं के लिए कीमत अपने चरम पर पहुंच गई है। तीसरी मंजिल से अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन उन्मत्त गति धीमी हो गई थी और बोली का एक नया चरण शुरू होने वाला था। आदित्य की नज़रें नाजुक एजी और मूनफ्लावर हर्ब पर टिकी थीं, उसका दिमाग तेज था और उसकी रणनीति साफ थी। उसे पता था कि बोली लगाने का उसका समय आ रहा है और वह तैयार था। हर्ब के लिए असली लड़ाई शुरू होने वाली थी और वह इसे जीतने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कमरे में उत्सुकता से इंतजार हो रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ असाधारण होने वाला है। कमरे में उत्सुकता और तनाव का माहौल था, क्योंकि एजी और मूनफ्लावर हर्ब के लिए बोली बढ़ती जा रही थी। आखिरकार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद स्टारिन साम्राज्य के सम्राट आदित्य ने अपना कदम उठाया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में घोषणा की, 250 मिलियन शाही सोने के सिक्के। तीसरी मंजिल पर बैठे मेहमानों ने उसकी तरफ देखा। वे सोच रहे थे कि आदित्य बोली में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है। अब यह स्पष्ट हो गया कि वह बस समय का इंतजार कर रहा था और प्रतियोगिता के तीसरी मंजिल पर बैठे VIP मेहमानों तक सीमित हो जाने का इंतजार कर रहा था। टेरा रीजेंसी के अभिमानी और ईर्ष्यालु राजकुमार थॉमस की ओर से जवाब आया, 270 मिलियन शाही सोने के सिक्के। उसकी आवाज़ में चुनौती थी और उसकी आंखें आदित्य पर टिकी थीं, ईर्ष्या और अवज्ञा के मिश्रण से भरी हुई। 290 मिलियन शाही सोने के सिक्के, एक अन्य सम्राट ने कहा, जिससे कीमत और भी अधिक बढ़ गई। 310 मिलियन, आदित्य ने शांत भाव से अपनी बोली लगाई, बढ़ती संख्या से बेपरवाह। उसका आत्मविश्वास कमरे में हिल गया और जैसे ही संख्या 300 मिलियन के पार हुई, तीसरी मंजिल पर बैठे अधिकांश मेहमानों ने हार मान ली। उन्हें एहसास हुआ कि वे हार चुके हैं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जो अंतिम क्षण की भावना से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बोली युद्ध समाप्त होने वाला था और आदित्य को लगा कि वह जीत गया है।
लेकिन तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज़ गूंजी जो दृढ़ संकल्प और द्वेष से भरी हुई थी। 350 मिलियन शाही सोने के सिक्के, थॉमस ने पुकारा। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने आदित्य की ओर एक उत्तेजक नज़र डाली। उसकी आंखें सम्राट को अपमानित करने की इच्छा से चमक रही थीं। कमरे में मौजूद हर कोई दोनों पुरुषों के बीच तनाव को महसूस कर सकता था। थॉमस जानता था कि वह आदित्य की महिलाओं को नहीं ले सकता था या उसे खुलेआम चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन उसने आदित्य को बदनाम करने का एक मौका देखा। वह उस खजाने की कीमत बढ़ाना चाहता था जिसे खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस आदित्य को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर करना चाहता था। यह एक तुच्छ कदम था, लेकिन इससे थॉमस की ईर्ष्या और अहंकार का पता चलता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमरे में सभी लोग सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे कि आदित्य किस तरह से जवाब देगा। क्या वह चुनौती स्वीकार करेगा? क्या वह थॉमस के उकसावे को अनसुना कर देगा? बोली अब सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह गई थी, यह अब गर्व और अहंकार की लड़ाई थी जो सम्राटों और रईसों के सामने खेली जा रही थी। आदित्य की नज़रें थॉमस से मिलीं और उसी क्षण उनके बीच एक मौन समझ विकसित हो गई। आदित्य जानता था कि थॉमस क्या करने की कोशिश कर रहा था और वह उसे मात देने वाला नहीं था। पूरा नीलामी घर सांस रोके आदित्य के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। उम्मीद स्पष्ट थी, हर कोई जानता था कि स्टारिन साम्राज्य का सम्राट बहुत अमीर था। उन्हें लगा कि वह ऊंची बोली लगाएगा जो थॉमस के उसे उकसाने के प्रयास को आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचकर कि आदित्य क्यों हिचकिचा रहा है। एक सेकंड बीता, फिर 2 और उलझन बढ़ती गई। यहाँ तक कि नूह जैसे वीआईपी मेहमान जो आमतौर पर इतने शांत रहते थे, खुद को आदित्य की ओर घूरते हुए पाया, पर्दे वाली खिड़कियों के पीछे उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। टेरा रीजेंसी के राजकुमार थॉमस जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वह और भी अधिक घबरा रहा था। जब उसने अपनी बोली लगाई थी, तब उसके चेहरे पर जो अहंकारी मुस्कान थी, वह धीरे धीरे अनिश्चितता और फिर स्पष्ट भय के भाव में बदल गई। उसे खुद पर इतना भरोसा था, इतना यकीन था कि वह इस मौके का इस्तेमाल आदित्य को नीचा दिखाने के लिए कर सकता था। उसने सोचा कि वह सम्राट को ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर कर सकता है ताकि वह उसके इशारे पर नाच सके। लेकिन अब आदित्य की चुप्पी के हर बीतते सेकंड के साथ थॉमस का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा जब उसे एहसास हुआ उसने बहुत बड़ी गलती की थी। आदित्य ने उसकी चाल को समझ लिया था और उसके साथ खेलने के बजाय सम्राट ने चुप रहना ही बेहतर समझा। थॉमस के सीने में दिल की धड़कनें बढ़ने लगी क्योंकि इस निर्णय के निहितार्थ उसके अंदर समा गए। उसके पास 350 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन नहीं थे। उसका कभी भी एज और मूनफ्लावर हर्ब खरीदने का इरादा नहीं था। उसकी पूरी योजना कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की थी ताकि आदित्य को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन अब जब आदित्य ने आगे बोली लगाने से इनकार कर दिया तो थॉमस फंस गया। कमरा उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। दूसरे मेहमानों की आंखें मानो उसे घूर रही थीं, उसके मुखौटे को देख रही थीं। उसकी सांसें छोटी छोटी उखड़ रही थीं और वह अपने भीतर घबराहट महसूस कर सकता था। उसने क्या किया था? वह इतना मूर्ख कैसे हो गया कि उसे लगा कि वह आदित्य को मात दे सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खामोशी बढ़ती गई, थॉमस पर एक भारी बोझ बन गई जिससे उसे लगा कि उसे कुचल दिया जाएगा। वह एक बड़ा इशारा करना चाहता था ताकि सबको ये दिखा सके कि उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन अब उसने जो कुछ किया था वह उसके अहंकार और मूर्खता को उजागर कर रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, किसी तरह के समर्थन या समझदारी के संकेत की तलाश में, लेकिन उसे सिर्फ उन लोगों के चेहरे दिखाई दिए जो धीरे धीरे समझ रहे थे कि क्या हुआ था। उसने एक खतरनाक खेल खेला था और वह हार गया था। ये चुप्पी अब सिर्फ आवाज़ की अनुपस्थिति नहीं थी, यह एक निर्णय था, एक निंदा थी। यह एक अव्यक्त स्वीकृति थी कि थॉमस ने हद पार कर दी थी, कि उसने अपनी ईर्ष्या और गर्व को अपने द्वारा बनाए गए जाल में फंसाने दिया था। और अब कोई रास्ता नहीं था। उसने आदित्य को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसने खुद को ही नीचा दिखाया। हार का कड़वा स्वाद उसके मुंह में था और वह जानता था कि वह इसे कभी नहीं भूल पाएगा। नीलामी घर, जो कभी बोली लगाने के उत्साह और दुर्लभ खजानों के वादे से भरा हुआ था, एक जेल बन गया था और वह खुद ही उसमें बंद हो गया था। सकुरा, एक सुंदर सक्कुबस होस्ट, ने एक संतुलित और पेशेवर व्यवहार बनाए रखा, भले ही वह आदित्य से बोली जारी रखने की उम्मीद कर रही थी। जब आदित्य की बोली नहीं आई तो वह एक पल के लिए हैरान रह गई। थॉमस के बढ़ते हुए घबराए हुए चेहरे पर एक त्वरित नज़र ने उसे स्थिति के बारे में वह अंतर्दृष्टि दी जिसकी उसे ज़रूरत थी, लेकिन वह मेजबान के रूप में अपनी जगह जानती थी। उसे चीज़ों को आगे बढ़ाना था और निष्पक्ष रहना था। एक शालीन मुस्कान के साथ उसने घोषणा की, बोली जीतने के लिए महामहिम थॉमस को बधाई। चूंकि यह वस्तु आज की नीलामी में बेची गई सबसे महंगी वस्तु है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि महामहिम को अभी 350 मिलियन रॉयल सोने के सिक्के प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस नीलामी की हमारी अंतिम वस्तु समाप्त हो गई है और इस प्रकार इस वर्ष की रहस्यमय खजाने की नीलामी के साथ हम समापन पर आते हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे सभी सम्मानित मेहमानों का धन्यवाद।
मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष की रहस्यमय खजाने की नीलामी में भी आप सभी से मुलाकात होगी। उसके शब्द हॉल में गूंज रहे थे, लेकिन सभी की निगाहें थॉमस पर टिकी थीं। उसका चेहरा, जो कभी अहंकार और आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पीड़ा में मुड़ गया हो। यह एहसास उसके अंदर समा रहा था कि उसने अभी अभी खुद को इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए प्रतिबद्ध किया है जिसे वह संभवतः वहन नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि हर कोई उसे घूर रहा था, जैसे उसे तीखी सुई चुभ रही हो। उनकी जिज्ञासा और निर्णय उसे दबा रहे थे। वह रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं आए। जब सकुरा ने पैसे मांगे तो उसका चेहरा एक बदसूरत चेहरे पर विकृत हो गया। वह जानता था कि वह जानती थी कि उसके पास इतनी बड़ी रकम चुकाने के साधन नहीं हैं। भले ही उसके पिता टेरा रीजेंसी के शासक आए, फिर भी वे चौंका देने वाली राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। 350 मिलियन शाही सोने के सिक्के 3 बिलियन और 500 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर थे। यह एक ऐसी राशि थी जो उनके शाही खजाने से भी कहीं अधिक थी। थॉमस को जवाब देने के लिए शब्द खोजने में संघर्ष करना पड़ा, जिससे कमरे में हलचल मच गई। वह इतना मूर्ख कैसे हो गया? उसे इस तरह की जल्दबाजी में क्या करना पड़ा? आदित्य को अपमानित करने की उसकी इच्छा ने उसे इस भयानक स्थिति में पहुंचा दिया था। कमरे में सन्नाटा गहराता जा रहा था, तनाव और अनकहे सवालों से भरा हुआ। थॉमस अब क्या करेगा? वह अपने द्वारा बनाई गई इस आपदा से कैसे निपटेगा? मेहमानों की आंखें उसे घूर रही थीं, उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। उनकी निगाहों में जिज्ञासा, सहानुभूति और तिरस्कार का मिश्रण था। थॉमस का दिमाग तेजी से घूम रहा था, उसके विचार उलझे हुए थे और वह घबरा गया था। स्थिति की गंभीरता उसे भारी पड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मूर्खता में डूब रहा हो। कमरा, जो कभी उत्साह और दुर्लभ खजानों के आकर्षण से भरा हुआ था, अब एक जाल, एक पिंजरे की तरह लग रहा था जो उसके चारों ओर बंद हो गया था, जिससे उसे कहीं भी मुड़ने का मौका नहीं मिला। उसने खुद को साबित करने, अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह बेनकाब हो चुका था। उसका अहंकार और ईर्ष्या सबके सामने आ चुकी थी। अपनी गलती का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था, एक भारी बोझ जिसे वह जानता था कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों में ढोएगा। पल लंबे होते चले गए, हर सेकंड अनंत काल की तरह लग रहा था, क्योंकि थॉमस ने जो किया था उसकी वास्तविकता से जूझ रहा था। नीलामी घर, जो कभी सपनों और इच्छाओं का स्थान था, एक दुष्स्वप्न बन गया था और वह अपने पतन का लेखक था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 476 नीला चंद्रफूल जड़ी बूटी 3। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 476 नीला चंद्रफूल जड़ी बूटी 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थॉमस को लगा कि दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हैं, दबाव असहनीय होता जा रहा है। वह जानता था कि उसके पास अभी भी अपनी गलती स्वीकार करने, अपने बेकार के गर्व और अहंकार को त्यागने और यह स्वीकार करने का समय है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर वह अपनी मूर्खता पर अड़ा रहा तो अपमान उसके पूरे परिवार तक फैल जाएगा, टेरा रीजेंसी साम्राज्य का नाम खराब हो जाएगा और उसकी खुद की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। और पैसे चुकाना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि न तो उसके पास और न ही साम्राज्य के पास इतनी बड़ी संपत्ति थी। एक कटु और पराजित भाव के साथ, शर्म से विकृत चेहरे के साथ, थॉमस ने फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची आवाज में कहा, लेकिन नीलामी घर के सन्नाटे में सभी ने उसके शब्द सुने, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कमरे में एक सामूहिक आह भरी गई, उसके बाद धीमी फुसफुसाहट और हैरान करने वाले भाव आए। कई मेहमानों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। हालांकि सकुरा को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही सच्चाई का अनुमान लगा लिया था, जैसा कि आदित्य ने भी किया था। यही वजह थी कि उसने पहले ही बोली लगाने से मना कर दिया था। सकुरा की आंखें, जो आमतौर पर इश्कबाजी से भरी होती थीं, अब एक स्टील की चमक में बदल गईं जब उसने थॉमस को संबोधित किया। उसकी आवाज़, हालांकि अभी भी मोहक रूप से मधुर थी, एक दृढ़ और आधिकारिक स्वर था। आपका रॉयल हाइनेस, आपने रहस्यमय खजाने की नीलामी के नियमों को तोड़ा है। इस तरह के कार्यों के परिणाम होते हैं। और सजा, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, यह है कि अब से न तो आप और न ही आपका शाही परिवार और न ही टेरा रीजेंसी साम्राज्य के किसी भी प्रतिनिधि को हमारे किसी भी रहस्यमय खजाने की नीलामी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। शब्द हवा में भारी थे, उनकी गंभीरता को वहां मौजूद सभी लोग समझ रहे थे। रहस्यमय खजाने की नीलामी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक संस्था थी, जो पूरे साल वेस्टर्निया और दूसरे महाद्वीपों में कई तरह की नीलामी आयोजित करती थी। रहस्यमय खजाने की नीलामी अपने आप में एक भव्य आयोजन था, जो साल में एक बार आयोजित किया जाता था, लेकिन इसके अलावा नीलामी घर ने कई छोटी छोटी नीलामी भी आयोजित की। पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध नीलामी घरों में से एक से प्रतिबंधित होना कोई छोटी बात नहीं थी।
खासकर तब जब थॉमस और उसके पिता को नियमित रूप से नीलामी में भाग लेने की आदत थी ताकि खजाने और दुर्लभ वस्तुओं की तलाश की जा सके। हालांकि उसके शब्द दृढ़ थे और उसका व्यवहार गंभीर था, लेकिन सकुरा की उपस्थिति में कामुकता की एक निर्विवाद अंतर्निहित धारा थी। जिस तरह से वह चलती थी, जिस तरह से वह बोलती थी, यहाँ तक कि इस औपचारिक सेटिंग में भी एक सहज आकर्षण था। उसकी आवाज़ हालांकि कठोर थी, फिर भी उसमें वह नर्म, मोहक गुण था जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। कमरे में न केवल उस पल का तनाव था, बल्कि सकुरा द्वारा प्रदर्शित आकर्षक चुंबकत्व भी था। थॉमस का अपमान पूरा हो चुका था। उसका चेहरा पीला और टेढ़ा मेढ़ा था, जो उसकी गलती की गंभीरता को दर्शाता था। कमरे में माहौल गर्म होता जा रहा था, स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, मेहमान अपने आश्चर्य और जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहे थे। वह क्षण बीत चुका था, लेकिन उसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। नीलामी किसी दुर्लभ खजाने की विजयी प्राप्ति के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता और अहंकार के परिणामों के सबक के साथ समाप्त हुई थी। सभी उपस्थित लोगों की गहन और चौकस निगाहों के सामने थॉमस, जिसका चेहरा हार और अपमान का मुखौटा था, अपने 2 अंगरक्षकों के साथ बाहर की ओर बढ़ा। वह बाहर निकलने वाला पहला अतिथि था जिसने सभी को अहंकार और मूर्खता की भारी कीमत की याद दिलाई। सकुरा की आंखें एक पल के लिए उसका पीछा करती रहीं, उसकी निगाहों में दया की एक झलक थी। इस साल की नीलामी का सबसे कीमती और महत्वपूर्ण खजाना बिना बिके रह गया, भाग्य का एक ऐसा मोड़ जिसने एक कड़वा मीठा स्वाद छोड़ा। फिर उसने आदित्य की दिशा में देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी, मानो वह चाहती हो कि वह कीमती जड़ी बूटी खरीदने में उसकी रुचि व्यक्त करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमरे में शांत बातचीत का माहौल था, क्योंकि बाकी मेहमान खड़े होकर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, आदित्य की आवाज़ गूंजी और उन्हें वहीं रोक दिया। मैं इस खजाने को 350 मिलियन शाही सोने के सिक्कों में खरीदना चाहता हूँ। ये शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे, जिससे सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सकुरा ने खुद आदित्य की तरफ देखा, उसके खूबसूरत चेहरे पर पूरा आश्चर्य था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके होंठ एक चमकदार मुस्कान में बदल गए, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कौन? द एज और मूनफ्लावर हर्ब जीतने के लिए महामहिम को बधाई, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उसके वाक्य की शुरुआत में सदमे से लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसमें वह मोहक कामुकता थी जो उसकी पहचान थी। कमरे में सांस रुकी हुई लग रही थी, क्योंकि अभी अभी जो हुआ था उसकी वास्तविकता सामने आ रही थी। इस साल की रहस्यमयी खजानों की नीलामी समाप्त हो गई थी, और यह कैसी समाप्ति थी। आश्चर्य, उतार चढ़ाव और झटकों से भरी यह नीलामी शायद मेहमानों द्वारा देखी गई सबसे पागलपन भरी नीलामी में से एक थी। वाकई क्या मोड़ है। अंत में इस तारिन सम्राट ने खजाने को 350 मिलियन शाही सोने के सिक्कों में खरीदा, जो क्राउन प्रिंस थॉमस द्वारा दी गई बोली की सटीक कीमत थी। आदित्य 310 मिलियन पर रुक गया था, जिससे सभी को लगा कि उसके पास या तो पैसे नहीं हैं या वह आइटम के लिए 350 मिलियन से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये पता चला कि आदित्य ने बोली लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि थॉमस कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ा रहा था। जब मेहमान चले गए तो वे घटनाओं के अविश्वसनीय मोड़ पर विचार कर रहे थे। नीलामी घर का माहौल उत्साह, कामुकता और साजिश के मिश्रण से भरा हुआ था। वे इस रात के बारे में लंबे समय तक बात करते रहे, थॉमस के अभिमान और आदित्य की चतुर जीत की कहानी। सभी को सुंदर मेजबान सकुरा के अनूठे आकर्षण के साथ जोड़ा गया। रात खत्म हो गई थी, लेकिन यादें अभी भी बाकी थीं। इच्छा, महत्वाकांक्षा और प्रलोभन और शक्ति के बीच शाश्वत नृत्य का एक लुभावना मिश्रण। थॉमस के कदमों की आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी जब वह नीलामी घर से बाहर निकल रहा था। उसके 2 अंगरक्षक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। रात का अपमान उस पर भारी पड़ रहा था, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसका मन उथल पुथल में था। सकुरा की घोषणा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जिसमें उसने आदित्य को 350 मिलियन शाही सोने के सिक्कों के साथ द एज और मूनफ्लावर हर्ब का विजेता घोषित किया था, वही कीमत जो उसने आदित्य को अपमानित करने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में बोली थी। जीत की खुशी से दूर उसे लगा जैसे उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया हो। आदित्य ने अपनी कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमत पर खजाना खरीदा था, उसके सामने आने और नीलामी घर से प्रतिबंधित होने के बाद। यह विडंबना उतनी ही कड़वी थी जितनी की कड़वाहट। महामहिम, हमें महामहिम से क्या कहना चाहिए? अंगरक्षकों में से एक ने पूछा, उसकी आवाज़ में वास्तविक चिंता झलक रही थी। वे दोनों जानते थे कि एक बार थॉमस के पिता, टेरा रीजेंसी के सम्राट को इस पराजय के बारे में पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। थॉमस की सज़ा बहुत कठोर हो सकती थी। इससे भी बदतर, वह अपने किसी भाई के पक्ष में क्राउन प्रिंस के रूप में अपना पद खो सकता था। ये सवाल ठंडे पानी की बाल्टी की तरह था, जिसने थॉमस को उसके किए गए कामों के परिणामों के बारे में पूरी तरह से सचेत कर दिया। वह अचानक चलना बंद कर दिया, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ किया था उसका पूरा भार अचानक उस पर टूट पड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता, वह हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ? स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दोनों अंगरक्षकों ने चिंतित नज़रों से एक दूसरे को देखा। शायद हम कहानी को घुमाने का कोई तरीका खोज सकें, उनमें से एक ने झिझकते हुए सुझाव दिया।
ऐसा दिखाएं कि आप ये किसी अच्छे कारण से कर रहे हैं, या शायद हम इसे तब तक चुप रख सकते हैं जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि क्या करना है। थॉमस ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा निराशा से विकृत हो गया। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। खबर बाहर आ जाएगी, लोग बात करेंगे, मेरे पिता को इसके बारे में पता चल जाएगा और फिर। वह चुप हो गया, अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वे खाली गलियारे में खड़े थे, सन्नाटा इस एहसास से भरा हुआ था कि थॉमस के अहंकार की वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। नीलामी घर में अपमान तो बस शुरुआत थी, अब उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्राउन प्रिंस के रूप में अपनी स्थिति के संभावित नुकसान का सामना करना पड़ा। अब शीर्षक और पद उसके दूसरे भाई को दिया जाएगा और उसके साथियों की अवमानना का सामना करना पड़ा। उसने एक खतरनाक खेल खेला था और हार गया था, और अब वह फंस गया था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे खुद पर इतना भरोसा था, इतना यकीन था कि वह आदित्य को हरा सकता है, लेकिन अंत में वह मूर्ख साबित हुआ। उसे मात दी गई और उसे मात दी गई। उसके अंगरक्षक असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि उनके स्वामी का चेहरा मुरझा गया था, अहंकार का मुखौटा घोर हार के मुखौटे में बदल गया था। मैं बर्बाद हो गया हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके शब्द दया की याचना की तरह निकल रहे थे। मैं सच में पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। और उस पल वे सभी जानते थे कि यह सच था। थॉमस का जुआ विफल हो गया था और इसकी कीमत उसकी सहनशक्ति से कहीं ज्यादा थी। रात की घटना उसे जीवन भर परेशान करती रहेगी। घमंड के खतरों और उन लोगों को नीचा दिखाने की मूर्खता की एक कठोर याद दिलाती है जो समझदार और चालाक हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीलामी घर खाली होने लगा, क्योंकि आखिरी हथौड़ा गिरा, जो एक घटनापूर्ण शाम के अंत का संकेत था। जिन मेहमानों ने कोई खरीदारी नहीं की थी, वे बाहर निकल गए, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उनके चेहरे रात के उत्साह से भरे हुए थे। जिन लोगों ने खजाने हासिल किए थे, उनसे आकर्षक सक्सुबस रिसेप्शनिस्टों ने संपर्क किया। उनकी आकर्षक मुस्कान ने एक सहज और सुखद लेनदेन प्रक्रिया का वादा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहली मंजिल पर उच्च श्रेणी के मेहमानों के बीच माहौल अधिक आरामदायक था और सेवा और भी अधिक चौकस थी। ये स्पष्ट था कि नीलामी घर जानता था कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है जिनके पास बहुत पैसा है। आदित्य जाने की तैयारी कर रहा था, तभी नोआ और उसकी पत्नी उसके पास आए। नोआ का चेहरा उत्साह से लाल था, उसकी आंखें रात के नाटक के रोमांच से चमक रही थीं। उसने कुछ भी नहीं खरीदा था, लेकिन कार्यक्रम का तमाशा ही उसके मनोरंजन के लिए पर्याप्त था। आदित्य, मैं विदा लेता हूँ। हमारे पास मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलने का समय है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कृपया मेरी बहन एलिसिया को मेरी ओर से नमस्ते कहना, नूह ने गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण आवाज में कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जब तुम्हारे पास समय हो तो कृपया इस्तारिन साम्राज्य में आ जाना, आदित्य ने उत्तर दिया। उसकी मुस्कान नूह के उत्साह से मेल खा रही थी। बेशक, मैं अपनी पत्नी के साथ आऊँगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी यह सही समय नहीं है, और नए साल के बाद मैं व्यस्त हो जाऊंगा, तो शायद बाद में कभी आऊँगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। दोस्ती और सम्मान का सच्चा बंधन इस साधारण से इशारे में स्पष्ट था। इस बीच जूलिया, लारा और लिली अपनी विदाई में व्यस्त थीं, गले मिल रही थीं और जल्द ही मिलने का वादा कर रही थीं। नूह की पत्नी, जो सुंदर और शिष्ट थी, ने आदित्य को अपनी विदाई में अपना शब्द जोड़ा। ये हमारे लिए खुशी की बात है महाराज, हमें कभी न कभी आपसे मिलना चाहिए। कृपया मुझे आदित्य ही कहें और मुझे सम्मान मिलेगा, आदित्य ने जवाब दिया। उसकी आंखें ईमानदारी से चमक रही थीं। जिस पर लिली ने अपना सिर हिलाया, अंतिम बार हाथ हिलाकर और जल्द ही मिलेंगे कहकर प्रसन्नतापूर्वक पुकारते हुए नूह और उसकी पत्नी नीलामी घर से बाहर चले गए। उनकी हंसी गलियारे में गूंज रही थी। आदित्य एक पल के लिए खड़ा रहा और रात की घटनाओं पर विचार करने लगा। ये रात आश्चर्य, तनाव और अप्रत्याशित मोड़ से भरी हुई थी। उसने एक बहुमूल्य खजाना हासिल किया था, एक प्रतिद्वंद्वी के पतन को देखा था और अपने परिवार के साथ समय बिताया था। नूह के जाने के तुरंत बाद कमरे में एक हल्की और लयबद्ध दस्तक गूंजी, जिससे आदित्य, जूलिया और लारा के बीच बातचीत रुक गई। दस्तक दस्तक, अंदर आइए, आदित्य ने पुकारा। उसकी आवाज में जिज्ञासा का भाव था। दरवाजा खुला और सामने एक बेहद खूबसूरत मेजबान सकुरा नजर आई। उसकी आंखें रहस्यमयी आकर्षण से चमक रही थीं और उसके होंठ एक जानकार, मोहक मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसके पीछे दो आकर्षक रिसेप्शनिस्ट सावधानी से उन खजानों को ले जा रहे थे जो आदित्य ने नीलामी में जीते थे। शुभ संध्या महाराज, सकुरा ने मधुर स्वर में कहा। उसकी आवाज में मधुर आकर्षण था। वह शालीनता से कमरे में दाखिल हुई, उसकी हरकतें शान और कामुकता का नृत्य थीं। मुझे उम्मीद है कि यह नीलामी आपके लिए भी उतनी ही आनंददायक रही होगी जितनी हमारे लिए रही है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 477 6 घंटे का अंत।
गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 477 6 घंटे का अंत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी दोपहर कितनी मज़ेदार रही, आदित्य ने सोचा। उसकी आवाज़ में थकान और संतुष्टि का मिश्रण था। नीलामी हमारी अपेक्षा से ज़्यादा समय तक चली। ये पूरे 6 घंटे तक चली। वह अपने द्वारा खर्च की गई बड़ी रकम पर विचार किए बिना नहीं रह सका। कुल 539 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन, जो 5 बिलियन और 390 मिलियन स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन के बराबर है। यह एक दिन में उसके द्वारा खर्च की गई सबसे ज़्यादा रकम थी, और हालांकि वह जानता था कि वह अपने विभिन्न राजस्व स्रोतों और साइड बिजनेस के जरिए कुछ महीनों में इसे वापस कमा सकता है, फिर भी यह रकम चौंका देने वाली थी। जब वे तीनों ड्रैगन पैलेस के भव्य हॉल में टहल रहे थे, तो गूंजते कदमों और उनके कपड़ों की हल्की सरसराहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। आदित्य ने आगे बढ़कर जूलिया का हाथ अपने हाथों में लिया, फिर लारा का। इस गर्मजोशी भरे रिश्ते ने उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी, जो उनके बीच के बंधन की शारीरिक पुष्टि थी। वाकई यह एक बेहतरीन अनुभव था, जूलिया ने सहमति जताते हुए कहा। उसकी आवाज़ संतुष्टि से भरी हुई थी। उसने अपनी नज़र लारा की ओर घुमाई, उसकी आंखें स्नेह से नर्म हो गईं। तुम्हारा क्या हाल है, लारा? क्या तुम्हें मज़ा आया? लारा की आंखें चमक उठीं और उसके गाल उत्साह से लाल हो गए जब उसने सिर हिलाया। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बड़ी बहन, उसने एक सौम्य, लगभग शर्मीले स्वर में उत्तर दिया। मैंने इस नीलामी से बहुत सी नई चीज़ें सीखीं। लारा के शब्दों की सादगी उसकी भावनाओं की गहराई को जुटलाती थी। अपने जीवन के अधिकांश समय में वह अपने कमरे तक ही सीमित रही थी, एक रहस्यमय बीमारी की कैदी जिसने उसे बिस्तर पर रखा था और दुनिया से अलग थलग कर दिया था। वह कभी किसी नीलामी में नहीं गई थी, कभी किसी शादी में शामिल नहीं हुई थी, कभी उन सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया था जिन्हें कई लोग सामान्य मानते थे। लेकिन जब आदित्य उसके जीवन में आया तो सब कुछ बदल गया। उसने उसके लिए दरवाजे खोल दिए, सचमुच और लाक्षणिक रूप से उसे उन जगहों पर ले गया जहां उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देख पाएगी, और उसे ऐसे अनुभवों से परिचित कराया जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नीलामी कई नए रोमांचों में से एक थी, लेकिन ये बहुत कुछ का प्रतीक थी। जैसे जैसे वे भव्य गलियारे से नीचे की ओर बढ़ते गए, आदित्य जूलिया को सुंदर नीलामी होस्ट सकुरा के प्रति उसकी पिछली प्रतिक्रिया के बारे में चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में शरारती चमक थी, और कहा, वैसे तुम्हें सकुरा के प्रति इतना उग्र होने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है। हम्फ। जूलिया ने उस मुलाकात को याद करके गुस्से से भरी हुई एक अतिशयोक्ति भरी खर्राटे भरी आवाज निकाली। उसकी नाक इस तरह सिकुड़ गई कि आदित्य को हंसी आ गई। वह महिला सिर्फ तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही थी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में तिरस्कार की भावना थी। उसने देखा था कि सकुरा ने आदित्य को किस तरह देखा था, कैसे उसने उसे जीतने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। जूलिया किसी भी परिचारिका को अपने आदमी पर नजर डालने नहीं देना चाहती थी। आदित्य की प्रतिक्रिया जोरदार हंसी थी, जिसकी आवाज हॉलवे में गूंज रही थी। उसने आगे बढ़कर जूलिया के बाएं गाल पर चुटकी काटी, उसकी आंखें खुशी से नाच रही थीं। हाँ, तो तुम्हें जलन हो रही थी। जूलिया का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और उसने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। उसके होंठ नकली झुंझलाहट का एक छोटा सा धनुष बना रहे थे। बिल्कुल नहीं, मुझे ये पसंद नहीं कि लोग मेरी चीज़ों को छीनने की कोशिश करें, उसने पलटकर कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने उसकी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया। आदित्य मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींच लिया, अपनी बाँह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। चिंता मत करो मेरी राजकुमारी, मैं उसके बहकावे में नहीं आ सकता। आखिरकार मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला यही है। वह नीचे झुका और उसके माथे पर चूमा, उसके होंठ जरूरत से ज्यादा बस एक पल के लिए रुके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया की मुस्कान एक चमकदार मुस्कान में बदल गई और वह आदित्य की बाहों में सिमट गई। उसके ऊपर संतुष्टि की लहर दौड़ गई। तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है न? उसने स्नेह भरी आंखों से आदित्य की ओर देखते हुए कहा। उसने उसे आंख मारी और उसका हाथ दबाया। उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई जिसका उस दिन मिले खजानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल जब बात तुम्हारे पास आए, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ नर्म और ईमानदारी से भरी हुई थी। आदित्य लारा की चमकती आंखों को देखकर और उसकी खुशी को महसूस करके उसे इस कोमल पल से दूर नहीं रख सका। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसकी बाहें अब उन दोनों महिलाओं को घेरे हुए थी जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह नीचे झुका और धीरे से लारा के माथे को चूमा, स्नेह का एक इशारा जिससे उसके गाल गुलाबी रंग की एक रमणीय छाया में लाल हो गए। खुशी से धड़कते दिल के साथ लारा ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी और भावनाओं से भरी हुई थीं। अपने प्यारे और मनमोहक अंदाज में बोलते हुए उसने कहा, पति, लारा को पति द्वारा चूमा जाना बहुत पसंद है, इसलिए कृपया लारा को और चूमो। उसके अनुरोध पर आदित्य का दिल पिघल गया। लारा के प्यार में एक मिठास और मासूमियत थी जिसका वह विरोध नहीं कर सका। आगे झुकते हुए उसने उसके होठों को एक गहरे और भावुक चुंबन में कैद कर लिया। हर दिल की धड़कन के साथ उनका जुड़ाव बढ़ता गया। लारा की पतली बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं और वह उत्सुकता से जवाब दे रही थी। उसकी शर्म की जगह निकटता की लालसा ने ले ली थी।
जूलिया के विपरीत, जो अधिक अंतरंगता मांगने में शर्म महसूस करती है, लारा हमेशा आदित्य के साथ खुली और ईमानदार थी। उसकी डरपोक प्रवृत्ति ने उसे कभी भी अपनी इच्छा पूरी करने से नहीं रोका, और अभी वह जो चाहती थी वह आदित्य था। जैसे ही उनका चुंबन समाप्त हुआ, आदित्य ने अपनी दाईं ओर देखा तो जूलिया मुंह फुलाए हुए थी, उसकी बाहें क्रॉस थीं और उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। ये दृश्य मनोरंजक और मार्मिक दोनों था, और वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। राजकुमारी, ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने चंचल स्वर में कहा, और आगे झुककर उसके होठों को एक लंबे चुंबन में जकड़ लिया, जिससे वह पिघलकर उसकी बाहों में समा गई। अगले 10 मिनट तक ड्रैगन पैलेस का भव्य और शांत हॉल प्यार, हंसी और अंतहीन चुंबनों से भरे दृश्य की पृष्ठभूमि बन गया। आदित्य जूलिया और लारा के बीच आगे पीछे घूमता रहा, उन पर स्नेह बरसाता रहा और उनके रिश्ते की गर्मजोशी का आनंद लेता रहा। जूलिया के तसुंडेरे व्यक्तित्व और लारा की मधुर मासूमियत ने एक ऐसा संतुलन बनाया जिसने उसके दिल को खुश कर दिया। वे उसकी भावी पत्नियां थीं, और उनके साथ बिताया गया हर पल एक खजाना था। अंततः हौंकते हुए और चेहरों पर मुस्कान लिए तीनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, और पीछे हॉल में उनकी खुशी की गूंज गूंजने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिविंग हॉल में पहुंचते ही आदित्य की नज़र तुरंत उस आकृति पर पड़ी जो उसका इंतजार कर रही थी। रिया, जो उसकी एक प्यारी मंगेतर थी, उत्सुकता से खड़ी थी और आदित्य उसकी मनमोहक शक्ल देखकर दंग रह गया। आज रिया का खास दिन था और उसने इस अवसर के लिए खास कपड़े पहने थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, उसने कहा, उसकी हल्की बैंगनी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। गर्मजोशी और स्नेह से भरी उसकी नज़र आदित्य से मिली, और उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान नाच उठी। तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो, आदित्य ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ सच्ची प्रशंसा से भरी हुई थी। और वास्तव में वह सुंदर से भी बढ़कर थी, वह अनुग्रह और सौंदर्य की एक झलक थी। रिया की पोशाक कला का एक नमूना थी, जो एल्वेन की शान से प्रेरित थी। यह एक फ्लोइंग गाउन था जिसमें जटिल पत्ती के पैटर्न, नाजुक कढ़ाई और सुंदर फ्लेयर्स थे जो उसके प्राकृतिक आकर्षण को और बढ़ा रहे थे। गाउन उसकी पतली कमर पर कसा हुआ था, और स्कर्ट गहरे जंगल के हरे रंग में फर्श तक सहजता से बह रही थी। लंबी, थोड़ी सी फ्लेयर्ड स्लीव्स रहस्यमयी अपील को बढ़ाती थीं, जो एल्वेन ग्रेस की याद दिलाती थीं। उसके चांदी के बाल पोनीटेल में बंधे थे, जो उसके परिष्कृत रूप में चंचलता का स्पर्श जोड़ रहे थे। उसकी पोशाक में सुनहरे लहजे उसकी निर्दोष त्वचा को उजागर कर रहे थे और उसकी लवेंडर आंखों को पूरी तरह से पूरक कर रहे थे। पोशाक उसकी प्राकृतिक लवेंडर खुशबू को बढ़ा रही थी, एक ऐसी खुशबू जो विशिष्ट रूप से उसकी थी, जो उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक गुणवत्ता जोड़ रही थी। रिया सच में धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, और आज वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके रूप में नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी दयालुता, उसकी शालीनता में थी। आदित्य को उसे देखते ही प्यार का एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है कि वह उसकी जिंदगी में है। उसके गाउन की खूबसूरती और उसकी चमकदार मुस्कान ने रिया को एक परीक्षा की राजकुमारी जैसा बना दिया। वह आदित्य की राजकुमारी थी और वह अगले 3 घंटे उसके साथ बिताने के लिए बेताब था। क्या हम चलें? उसने पूछा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिसे उसने प्रसन्नतापूर्वक हंसी के साथ स्वीकार कर लिया। आदित्य के रिया के साथ चले जाने के बाद जूलिया और लारा खुद को विशाल लिविंग रूम में अकेले पाती हैं। वे आलीशान सोफे पर बैठ जाती हैं और उस रोमांचक दिन के बारे में सोचती हैं जो उन्होंने अभी अभी बिताया था। हालांकि लारा खास तौर पर थकी हुई लग रही थी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसका शरीर थकावट से ढीला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि दिन भर की घटनाओं ने उस पर बहुत बुरा असर डाला था और ऐसा लग रहा था कि वह अभी और वहीं सो जाएगी। जूलिया ने अपनी छोटी बहन की थकान को देखते हुए चिंतित भाव से झुककर पूछा, क्या तुम ठीक हो, लारा? उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता भरी हुई थी। लारा ने एक कमज़ोर मुस्कान बिखेरी और नींद भरी आवाज़ में जवाब दिया, बड़ी बहन, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी नींद आ रही है। उसके शब्द धीमे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। जूलिया अपनी छोटी बहन के लिए स्नेह की भावना से खुद को रोक नहीं पाई। थकी हुई अवस्था में भी लारा मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। चलो स्वीटी, जूलिया ने कहा, उसकी आवाज़ नर्म और कोमल थी। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगी। तुम वहां सो सकती हो। मैं तुम्हें रात के खाने के लिए जगह दूंगी। नींद का जिक्र सुनते ही लारा की आंखें चमक उठीं और उसने सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद बड़ी बहन, उसने जूलिया की तरफ झुकते हुए कहा। लारा के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर जूलिया ने अपनी बहन को सोफे से उठने में मदद की। वे धीरे धीरे दालान से आगे बढ़े। लारा जूलिया पर सहारे के लिए झुकी हुई थी, थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जूलिया को हमेशा लारा के लिए जिम्मेदारी का एहसास होता था। बड़ी बहन होने के नाते वह हमेशा लारा का ख्याल रखती थी, हमेशा उसके लिए मौजूद रहती थी। लारा का उस पर भरोसा इस बात से स्पष्ट था कि वह खुद को निर्देशित होने देती थी। उसका शरीर आराम से था, उसे पता था कि उसकी बड़ी बहन उसका ख्याल रखेगी। जब वे लारा के कमरे में पहुंचे तो जूलिया ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह सहज है। लारा की आंखें पहले से ही बंद हो रही थीं, लेकिन वह एक शांत नींद में डूबने से पहले धीरे से गुड नाइट बड़ी बहन कहने में कामयाब रही।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 478 दिनांक आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 478 दिनांक आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि हम इस समय कहाँ हैं? रिया ने आदित्य से पूछा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। उनकी डेट ने एक साहसिक मोड़ ले लिया था क्योंकि रिया आदित्य को विशाल स्टारिन साम्राज्य के भीतर एक शहर में ले गई थी, लेकिन उसने उनके सटीक स्थान को गुप्त रखा था। इसे एक चंचल अनुमान लगाने के खेल में बदल दिया था। साम्राज्य इतना विशाल था जिसमें डाइंग आइल महाद्वीप के 4 क्षेत्रों में लगभग 1000 बड़े और प्रमुख शहर थे। आदित्य के लिए यह पता लगाना काफी बड़ी उपलब्धि होगी कि वे वास्तव में कहाँ हैं। आदित्य ने चारों ओर देखा, हलचल भरे शहर के नज़ारे और आवाज़ें देखीं। वे एक मध्यम आकार के शहर की जीवंत सड़क पर चल रहे थे। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये गतिविधि से भरा हुआ था। मछुआरे दिन भर की मछलियां लेकर जाल लेकर टहल रहे थे। फुटपाथों पर रेड़ी पटरी वाले खड़े थे। तली हुई मछलियों और दूसरे समुद्री खाद्य पदार्थों की खुशबू हवा में फैल रही थी। हंसी ठहाके हवा में गूंज रहे थे। लोग इधर उधर घूम रहे थे, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। और अगर आदित्य अपने कानों पर जोर देता तो उसे दूर से आती लहरों की आवाज़ सुनाई देती। समुद्र पास ही था। उसकी नमकीन खुशबू शहर की दूसरी खुशबुओं के साथ मिल रही थी। जवाब देने से पहले उसने एक पल सोचा। उसके चेहरे पर एकाग्रता और मनोरंजन का मिश्रण दिख रहा था। खैर, मेरे आसपास की हर चीज़ को देखते हुए मैं कहूँगा कि हम शायद महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में हैं। समुद्र की गंध, मछुआरे, समुद्री भोजन, ये सब तटीय क्षेत्र की ओर इशारा करता है। उसने कुछ देर रुककर फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। हो सकता है कि आप मुझे किसी ऐसे द्वीप पर ले आए हों जो पश्चिमी क्षेत्र में नहीं बल्कि कहीं और स्थित है जहाँ ये शहर स्थित है। आखिरकार स्टारिन साम्राज्य के पास दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत सारे द्वीप हैं। आदित्य का हाथ थामे रिया की आंखें चमक उठीं। उसके अंदाजे पर उसकी मुस्कान और भी बढ़ गई। तुम सही कह रहे हो, हम वाकई पश्चिमी क्षेत्र में हैं। ये खूबसूरत जगह विंड्समे सिटी है। अब चूंकि तुम स्टारिन साम्राज्य के बड़े सम्राट हो, तो क्या तुम पता लगा सकते हो कि यह शहर किस द्वीप पर बसा है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में मजाकिया मजाक था। आदित्य का चेहरा चमक उठा और उसने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, विंड्समे सिटी। वह एन्चांटेड होम पर है ना? उस द्वीप पर विस्काउंट थॉमस इवांस का शासन है, जो हमारे साम्राज्य का एक वफादार पिशाच है। ये द्वीप शैडो आइलैंड साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जब से मैंने इसे अपने कब्जे में लिया है, ये हमारा है। वह इतिहास को याद करने के लिए एक पल के लिए रुका। वह सचमुच अंधकार में समय था। शैडो आइलैंड्स हमेशा काले बादलों से ढके रहते थे और सूरज की रोशनी साल में केवल कुछ महीनों के लिए ही उन पर पड़ती थी। लेकिन अभी यह उन धूप भरे समय में से एक है। उसने रिया की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन पाया कि वह प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही थी। कोई मज़ा नहीं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें नकली निराशा में सिकुड़ गई थीं। मैं तुम्हें इस बात से हैरान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है। आदित्य खिलखिलाकर हंसा। उसकी आंखें खुशी से नाच रही थीं। अच्छा, मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, खास तौर पर जब बात मेरे साम्राज्य की आती है। मैं सभी रईसों, उनके परिवारों, उनकी ज़मीनों और भूगोल के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानता हूँ। मुझे लगता है कि सम्राट होने के नाते ये सब कुछ अपने क्षेत्र के साथ आता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिया की नाराज़गी मुस्कान में बदल गई और उसने शरारत से उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया। ठीक है मिस्टर जानकार, चूंकि आप इस जगह के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो क्यों ना आप मुझे भी यहाँ घुमा दें। मुझे आपको ये शहर दिखाने में खुशी होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इस शहर के भूगोल से इतना परिचित नहीं हूँ कि किसी को यहाँ के बारे में बता सकूँ। आदित्य ने विंड्समे सिटी की चहल पहल भरी सड़कों और उत्सुक चेहरों को देखा। उसकी आंखों में भी उत्सुकता की झलक थी। आप जानते हैं, मुझे पूछना ही होगा, आपने हमारी डेट के लिए इस जगह को क्यों चुना? मुझे गलत मत समझिए, मैं शिकायत या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नौछाया द्वीप वास्तव में पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र नहीं है। लोग यहाँ बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो सैर सपाटे या छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं। उसने कुछ स्थानीय द्वीपवासियों पर नज़र डाली, जिनमें से ज़्यादातर पिशाच थे, जो सादा जीवन जीते थे और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। रिया की आंखें रोमांच से भरी हुई थीं। उसकी मुस्कान संक्रामक थी, जो उसके पूरे चेहरे को चमका रही थी। वह कैंडी स्टोर में एक उत्साहित बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपने पैरों की उंगलियों पर उछल रहा था। यही कारण है कि मैंने इस जगह को चुना, उसने कहा। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। मैं चाहती थी कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जो पूरी तरह से सामान्य से अलग हो, ऐसी जगह जहां हम बस खुद हो सकें और साथ में अपना समय बिता सकें।
और ये शहर अपने छिपे हुए आकर्षण के साथ एकदम सही जगह लग रहा था। आदित्य उसके उत्साह को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह उसके उत्साह में बह गया और उसे उम्मीद की लहर महसूस हुई। क्या हम शहर के चारों ओर गाड़ी की सवारी करें? हम कुछ लोकप्रिय स्थानों पर जा सकते हैं और गाड़ी चालक हमें मार्गदर्शन कर सकता है। रास्ते में हम कुछ स्वादिष्ट स्थानीय मछली के स्नैक्स खा सकते हैं। आप क्या कहते हैं? उसने प्रस्ताव रखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया का चेहरा और भी चमक उठा। अगर ऐसा संभव था, यह अब तक की सबसे बेहतरीन योजना लगती है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। और ऐसा कहते हुए उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने उसे अपने साथ खींच लिया। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी। आदित्य का दिल खुशी से भर गया जब वह उसके बगल में दौड़ा। उसका हाथ उसके गर्म हाथ में था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि वह उनके साथ बिताए समय को कितना महत्व देती है, और इससे उसे एहसास हुआ कि उसने उसके साथ अकेले में पर्याप्त समय नहीं बिताया है। उसकी खुशी और उत्साह इतना सच्चा, इतना शुद्ध था कि उसे इस डेट को वास्तव में खास बनाने का एक नया संकल्प महसूस हुआ। जैसे ही आदित्य गाड़ी में बैठा, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया जिससे उसे चिंता होने लगी। अरे नहीं, अगर मैं इस डेट पर साशा से टकरा गया तो क्या होगा? अगर उसने मुझे रिया के साथ देख लिया तो शायद वह मुझे मार डालेगी। उसे एहसास हुआ कि रिया ने जिस शहर को अपनी डेट के लिए बेतरतीब ढंग से चुना था, वह वही जगह थी जहां साशा और उसकी मां लिलित रहती थीं। साशा की उग्र आंखों और जिद्दी व्यक्तित्व की मानसिक छवि उसके सामने घूम गई और वह अपराध बोध से ग्रसित हो गया। करीब 2.5 महीने पहले वह साशा से मिला था और उससे वादा किया था कि वह उससे मिलने आएगा। उसने उस समय पूरी ईमानदारी से यह कहा था, लेकिन जीवन इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपना वादा पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। एक बार भी नहीं। आदित्य के दिमाग में यह बात घूम रही थी कि अगर साशा उसे किसी दूसरी महिला के साथ डेट पर जाते हुए देख लेगी तो उसे कितनी जलन और गुस्सा आएगा। कल मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उससे मिलने आऊंगा। उसने खुद से कसम खाए और असहजता को दूर करने की कोशिश की। उसने रिया की तरफ देखा, जो उसके अंदर की उथल पुथल से अनजान थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। आखिरी चीज जो वह करना चाहता था वह थी अपनी चिंताओं का जिक्र करके उसका उत्साह कम करना। फिलहाल उसने तय किया कि डेट का आनंद लेने पर ध्यान देना सबसे अच्छा है। उसने अपना ध्यान शहर के नज़ारों और आवाज़ों पर लगाया और साथ में बिताए समय का भरपूर आनंद लेने का निश्चय किया। लेकिन जब वह रिया के साथ हंस रहा था और बातें कर रहा था, उसकी खुशी में शामिल हो रहा था, तब भी उसके दिमाग में एक आवाज़ लगातार साशा के बारे में फुसफुसा रही थी। उसे पता था कि उसे उसके साथ सब कुछ ठीक करना होगा, लेकिन यह एक समस्या थी जिस पर किसी और दिन बात की जाएगी। उनकी डेट बहुत सफल रही। आदित्य और रिया ने शहर के अलग अलग हिस्सों की सैर करते हुए हंसी मजाक की। हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती और खासियत थी। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। जो भी उन्हें देख रहा था वह खुद को बेफिक्र नौजवानों की जोड़ी की तरह महसूस कर रहा था, जो दुनिया की किसी भी चिंता से मुक्त होकर बाहर घूम रहे थे। उन्होंने थोड़ी खरीदारी की, जो उन दोनों की अपेक्षा से कहीं ज्यादा मज़ेदार थी। आदित्य ने खुद को कुछ खूबसूरत कपड़ों की ओर आकर्षित पाया। उन्हें लगा कि वे रिया पर बहुत अच्छे लगेंगे। बदले में उसने उसके लिए कुछ स्टाइलिश कपड़े चुने और चिढ़ाते हुए कहा कि वह उनमें बहुत आकर्षक लगेगा। कपड़े पहनने के दौरान हंसी मजाक और मजाकिया बातें होती रहीं और हर खरीदारी उनके बीच एक छोटी सी साझा याद की तरह महसूस हुई। लेकिन उनकी डेट का असली आकर्षण भोजन था। ओह, भोजन! सड़कें सभी प्रकार के स्वादिष्ट समुद्री भोजन बेचने वाले विक्रेताओं से भरी हुई थीं। उन्होंने तली हुई मछली का स्वाद चखा जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम थी, स्मोकी फ्लेवर वाली ग्रिल्ड मछली और कई अन्य स्थानीय व्यंजन। हर निवाला समुद्र का स्वाद था, ताज़ा और स्वाद से भरपूर। यह ऐसा भोजन था जो आपको अपनी आंखें बंद करके हर निवाले का स्वाद लेने पर मजबूर कर देता था। जैसे जैसे 3 घंटे का समय नजदीक आता गया, वे खुद को समुद्र के पास पाते गए। ठीक उसी समय जब सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा था, उन्हें एक शांत जगह मिली जहां एक सार्वजनिक बेंच थी जो ऐसा लग रहा था कि बस उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पत्थर की चट्टान पानी में उभरी हुई थी जो लकड़ी की बाड़ से घिरी हुई थी। ये सूर्यास्त देखने के लिए एकदम सही जगह थी। वे एक दूसरे के बगल में बैठे हुए समुद्र को देख रहे थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से जगमगा रहा था। पानी रंगों को प्रतिबिंबित कर रहा था, जिससे पूरा दृश्य एक लुभावनी पेंटिंग में बदल गया। वे आराम से मौन बैठे थे, प्रत्येक विचार में खोया हुआ था और प्रकृति की सरल सुंदरता की सराहना कर रहा था। रिया आदित्य के थोड़ा करीब आकर बैठ गई। उसका हाथ उसके हाथ में था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जो उनके साथ बिताए गए शानदार समय की मौन स्वीकृति थी। वे वहां हाथ में हाथ डाले सूर्यास्त के शांत दृश्य में खोए हुए बैठे थे। उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। किनारे पर धीरे धीरे टकराती लहरों की आवाज ने सन्नाटे को भर दिया, लेकिन यह असहज नहीं था। वे बस एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले रहे थे, शब्दों की आवश्यकता के बिना संतुष्ट और जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। करीब 15 मिनट बाद रिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज नर्म थी, लगभग झिझकती हुई, मानो वह शांतिपूर्ण पल को भंग करने से डर रही हो। तुम इस डेट के बारे में क्या सोचते हो? उसने उसका हाथ थोड़ा और कसते हुए पूछा।
आदित्य समुद्र की ओर देखता रहा, उसका चेहरा शांत और विचारशील था। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मुझे ही तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए, उसने कहा, उसकी आवाज़ गर्म और कोमल थी। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। जब भी तुम मुस्कुराती थी, मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता था। जब तुम हंसती थी तो मैं भी तुम्हारे साथ हंसता था। तुम्हारी खुशी मुझ तक फैलती है और ये 3 घंटे बस उड़ गए। ये बहुत बढ़िया रहा। ये मधुर शब्द सुनकर प्रकृति की देवी रिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चलो भविष्य में कई और डेट पर चलते हैं, आदित्य ने आगे देखते हुए कहा। रिया ने सिर हिलाया। उसका दिल शहद से भर गया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 479 दिनांक 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 479 दिनांक 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे एक बार फिर से सहज चुप्पी में डूब गए, लेकिन कुछ मिनटों के बाद आदित्य के चेहरे पर एक विचारपूर्ण भाव छा गया। उसने एक आह भरी और धीरे से रिया का हाथ दबाया। उसकी आंखों में अपराधबोध की झलक थी। रिया, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में उदासी थी। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। क्यों माफ़ी मांग रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कोमल और सांत्वनापूर्ण थी। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे क्या परेशान कर रहा था। आदित्य की आंखें संघर्ष से भरी हुई थीं जब उसने समझाना शुरू किया। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं आपको, जूलिया, लारा, एलिसिया और बाकी लोगों को पर्याप्त समय नहीं दे पाता हूँ। स्टारिन साम्राज्य का सम्राट होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। मेरा काम बढ़ रहा है और यह मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय ले रहा है। मुझे दोषी महसूस होता है क्योंकि मैं आप सभी के साथ उतना नहीं रह पाता जितना मैं रहना चाहता हूँ। वह रुक गया, ये सोचते हुए कि कैसे उसने साशा से एक बार भी मिलने नहीं गया, भले ही उसने उससे वादा किया था कि वह उससे मिलने आएगा। रिया का चेहरा नरम पड़ गया और उसने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया, उसे आश्वस्त करते हुए दबाया। ओह आदित्य, तुम्हें इसके लिए खेद महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब समझते हैं और हम इसे स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और हमें इसके लिए तुम पर गर्व है। वह गर्मजोशी से मुस्कुराए। उसकी आंखें प्यार और समझ से भरी थीं। तुम एक अविश्वसनीय काम कर रहे हो। तुम सिर्फ एक साम्राज्य पर शासन नहीं कर रहे हो, तुम जीवन बदल रहे हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत और योजना की बदौलत अब बहुत से परिवारों का जीवन बेहतर हो गया है। तुमने स्टारिन साम्राज्य के ज़्यादातर परिवारों को मध्यम वर्गीय बना दिया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आदित्य ने उसकी ओर देखा, कृतज्ञता और प्रेम की लहर महसूस की। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि रिया और अन्य लोग उसके साथ थे। वे सिर्फ उसके साथी नहीं थे, वे उसका समर्थन प्रणाली, उसकी ताकत और उसके समझदार साथी थे। तुम कमाल हो, तुम्हें पता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। इतनी समझदारी दिखाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रिया की आंखें चमक उठीं और वह उसे प्यार से गले लगाने के लिए झुकी। हम यहीं के लिए हैं आदित्य। हम तुम पर विश्वास करते हैं और हम तुमसे प्यार करते हैं। इसे कभी मत भूलना। हम हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे, ये जानते हुए कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार और समर्थन उन्हें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल देगा। आदित्य के कंधों पर बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ, ये जानते हुए कि उसके जीवन में ये अविश्वसनीय महिलाएं हैं जो उसके साथ खड़ी हैं और उसके हर काम में उसका साथ देने को तैयार हैं। एक बार फिर दोनों एक आरामदायक चुप्पी में डूब गए। दोनों अपने अपने विचारों में खो गए। लेकिन कुछ मिनटों के बाद रिया की आवाज़ ने चुप्पी को तोड़ा। तुम्हें पता है आदित्य, मेरी माँ से मुझे जो पत्र मिल रहे हैं उनमें वह मुझे तुम्हारे साथ घर आने के लिए कह रही है। वह वास्तव में धमकी दे रही है कि अगर मैं नहीं आया तो वह सेलेस्टियल टेरन से किसी को ढूंढकर मेरे साथ सगाई करवा देगी। रिया की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। वह इस मुद्दे से बचने और आदित्य को परेशान न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह गंभीर हो गया था और वह जानती थी कि उसे इस बारे में उससे बात करनी होगी। आदित्य का चेहरा तुरंत सख्त होकर उदास हो गया। रिया का किसी और के साथ होना अकल्पनीय था। उसने हमेशा उसे अपनी तीसरी पत्नी के रूप में देखा था और वह किसी और को उसे पाने देने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या होगा अगर हम इस नए साल की छुट्टियों के दौरान तुम्हारी माँ से मिलने जाएं? उसने सुझाव दिया, अपने दिमाग में पहले से ही योजना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह हम उसका मन शांत कर सकते हैं। रिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दरअसल सेलेस्टियल टेरन में नया साल जनवरी के अंत में मनाया जाता है, जबकि वेस्टर्निया, डाइंग आइल और अन्य महाद्वीपों में वे दिसंबर के अंत में नया साल मनाते हैं।
आदित्य का दिमाग तेजी से घूम रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही एक उपाय सोच लिया। फिर हम जनवरी के बाद उससे मिलने जाएंगे। मैं अपना कार्यक्रम खाली कर लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन तुम्हारे काम का क्या? रिया ने पूछा, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। तुम साम्राज्य पर शासन करने में इतने व्यस्त हो, क्या तुम सच में उस समय के लिए छुट्टी ले सकते हो? आदित्य ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं। मैं इसे साम्राज्य के प्रधानमंत्री स्पेंसर पर छोड़ता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा हूँ जो मेरे बिना भी काम कर सकती है। मेरे जाने के बाद स्पेंसर सब कुछ संभाल सकता है और मैं अभी भी किसी भी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए उपलब्ध रहूंगा। संक्षेप में, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जनवरी के बाद मैं मुक्त रहूं। वह रुका, उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखते हुए। एक बार जब हम सेलेस्टियल टेरन से लौटेंगे तो हम जूलिया, लारा, एलिसिया और कुछ अन्य लोगों को लेकर बीस्ट कॉन्टिनेंट जाएंगे। हम पूरे महाद्वीप की यात्रा करेंगे, बस मौज मस्ती करेंगे। उसने यात्रा के पीछे भू राजनीतिक कारणों का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वह उस पर बोझ नहीं डालना चाहता था। रिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन साथ ही गहरी प्रशंसा भी। आदित्य, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे और हमारे लिए ऐसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया, उसे प्यार से दबा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। आदित्य और रिया ड्रैगन पैलेस की ओर वापस लौट आए। उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वे अभी भी अपनी डेट से खुश थे। जब वे डाइनिंग एरिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाकी परिवार टेबल के चारों ओर इकट्ठा होकर डिनर के लिए तैयार था। तुम दोनों ने आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया, है न? जूलिया की आवाज़ गूंजी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने आदित्य और रिया की ओर देखा। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि सभी लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं। क्या आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे? उसने पूछा, अपना कोट उतारकर उनके पास चला गया। जूलिया ने अपना सिर हिलाया, उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। नहीं, हम बस बैठे थे। लेकिन तुम दोनों ने ज़रूर अपना समय लिया, अपनी डेट पर मज़ा किया। उसने रिया को आंख मारी, जो थोड़ा शर्मा गई लेकिन वापस मुस्कुराई। हमने ज़रूर किया, रिया ने आदित्य के बगल में अपनी सीट लेते हुए जवाब दिया। पश्चिमी क्षेत्र बहुत अलग है और हमने बहुत सारी बेहतरीन जगहों की खोज की। लारा और एलिसिया भी बातचीत में शामिल हो गईं और उत्सुकता से उनसे उनके दिन और उनके द्वारा देखी गई जगहों के बारे में पूछा। आदित्य और रिया ने अपनी डेट के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें उन्होंने स्वादिष्ट समुद्री भोजन से लेकर साथ में देखे गए शानदार सूर्यास्त तक सब कुछ शामिल था। योजक चिन्ह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। स्पेंसर और आर्या बाहर थे, कुछ समय साथ में बिता रहे थे, इसलिए वे परिवार के बाकी सदस्यों के साथ होने वाले जीवन दिन से चूक गए। भोजन के बाद सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठे हुए, बातचीत की और खेल खेले, एक दूसरे की संगति का आनंद लगभग 1 घंटे तक लिया। धीरे धीरे रात ढलती गई और एक एक करके सभी अपने अपने बेडरूम में सोने के लिए तैयार होने लगे। आदित्य को कुछ काम निपटाना था, इसलिए वह अपने दफ्तर चला गया। वहाँ उसने भविष्य की अपनी योजनाओं को लिखने में लगभग 30 मिनट बिताए। वह गहरे विचारों में डूबा रहा। जब वह लिखे हुए से संतुष्ट हो गया तो उसे उस लंबे रोमांचक दिन का बोझ महसूस होने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसकी देह में वासना और कामुकता की भावनाएं बढ़ रही थीं। हाल ही में हुई घटनाओं, जिसमें पिकनिक से मिली कामुक ऊर्जा भी शामिल थी, ने उसे और अधिक की लालसा में डाल दिया था। उसे ठीक से पता था कि उसे क्या चाहिए। जूलिया के साथ एक भावुक अंतरंगता की रात। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लिए आदित्य अपने बेडरूम की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में जूलिया को खुश करने के लिए सारे तरीके भरे हुए थे। यह उत्सुकता रोमांचकारी थी और वह पहले से ही अपने भीतर गर्मी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। क्लिक करें। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे उम्मीद थी कि जूलिया अकेली होगी और उसका इंतजार कर रही होगी। उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। लारा और रिया भी वहाँ थीं, बिस्तर पर लेटी हुई, आराम से और आकर्षक लग रही थीं। हालांकि एलिसिया कहीं नहीं दिखी। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि वह ये दृश्य देख रहा था। तीनों महिलाएं कामुक नाइटवियर पहने हुए थीं, उनके शरीर पूरी तरह से प्रदर्शित थे। कमरा एक नर्म, गर्म चमक से भरा हुआ था और हवा वासना की मादक गंध से भरी हुई थी। वापस स्वागत है, लारा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें आदित्य की ओर देखते हुए धधक रही थीं। उसकी आवाज़ मखमल की तरह थी और उसके शब्दों ने आदित्य की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आदित्य बिस्तर पर इस रोमांचक दृश्य में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि जूलिया की तीखी और आदेशात्मक आवाज़ सुनाई दी। रुको। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, उसके होंठ रहस्यमयी मुस्कान में मुड़े हुए थे। आदित्य स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर उलझन की लकीरें फैल गईं। कमरे में गर्मी साफ महसूस हो रही थी और आगे क्या होने वाला है, इसकी आशंका ने उसे बेचैन कर दिया था। जूलिया ने उसे ऐसे पल में क्यों रोका होगा? आज रात, जूलिया ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा थी। हम तीनों एक साथ सोने जा रहे हैं। उसने खुद को, लारा और रिया को इशारा किया। सभी बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनके शरीर इस तरह से उलझे हुए थे कि कल्पना के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आदित्य का दिल धड़क उठा, उसका दिमाग अप्रत्याशित मोड़ से चकरा गया।
वह निराशा की पीड़ा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, साथ ही उत्सुकता की रोमांच भी। मुझे कहाँ सोना चाहिए? उसने पूछा, उसकी आवाज़ थोड़ी फटी हुई थी। जूलिया की आंखें शरारत से चमक उठीं और आदित्य की ओर देखते ही उसकी मुस्कान और भी बढ़ गई। उसकी उंगली ने लारा की बांह पर एक धीमी, कामुक राह पकड़ी और उसने जवाब दिया, आज रात तुम एलिसिया के कमरे में सोओगे। एलिसिया के पास अभी भी तुम्हारे साथ 3 घंटे का समय है। उसकी चंचल आंख ने आदित्य के शरीर में वासना की एक लहर दौड़ा दी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू